इंडिया के लिए जब खेलने का मौका मिल जाए, आपने एक बार वो खून आपके मुंह लग गया, एक बार जर्सी पहन ली, तो उसके बाद 5 साल का इतना लंबा गैप कैसे कटता है वो बहुत मुश्किल दौर था मेरा। उसमें मेरे इंजर्ड भी हुआ, मेरा शोल्डर जैसे अनिल भाई का ऑपरेशन हुआ, सेम चीज़ मेरे भी हुई। वो एक बहुत ही मुश्किल दौर रहा मेरी लाइफ का 5 साल। 2008 में जब आप खेलने के लिए आए, उसके बाद चीज़ें कैसे बदली? क्योंकि आप फिर धोनी की कप्तानी में भी खेले। धोनी के साथ हमेशा एक चीज़ कंफर्टेबल रही कि आई कैन गो एंड आस्क हिम व्हाटएवर आई वांट। MS धोनी जो है, उनका लेग स्पिनर्स के प्रति ना एक अलग प्रेम था। ऐसे में पीयूष चावला भी आ जाते हैं फिर पिक्चर में जी। तो इन सब चीज़ों का कितना असर रहा आपके करियर में? एक इंसान परफॉर्म कर रहा है, वेट कर रहा है अपनी बारी का आने का, कोई सीनियर्स खेल रहे हैं और उसके बाद सीधे कोई यंगस्टर अंडर 19 में परफॉर्म करके सीधा इंडियन टीम में आ जाए, तो आपको एक बार डिसहार्टन जरूर होता है कि यार मैं भी तो परफॉर्म कर रहा हूँ। टीम से जाने के बाद कैसा बॉन्ड रहता है? देखिए, जो सीनियर होता है ना, वो सीनियर ही रहता है, आप उनसे चीज़ इतनी बातें नहीं करते। लेकिन जो आपके साथ के प्लेयर हैं, जैसे मैं हो गया, ईशान, मुनाफ, तो सारे मेरे दोस्त हैं, सारे टच में रहते हैं मेरे से। विराट कोहली में जो बदलाव हम देखते हैं, आप काफ़ी अग्रेसिव नज़र आते हैं, ग्राउंड पे भी अग्रेशन दिखता भी है, फील्ड पे दिखना भी चाहिए। बुरी बात क्या हो जाती है जब आप एक जगह भिड़े और उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर गए, अगले मैच में भी ले गए या अगली सीरीज में भी ले गए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप और इरफान पठान भी एक पेज पर हैं क्या? टीम मालिकों को लेकर होता है IPL के, अक्सर पूछा जाता है कि यार उनका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होता है, कई बार वो आके खिलाड़ियों को भी टोक देते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि हमने एक तस्वीर KL राहुल की भी देखी थी। उन्होंने ये बोला कि मैच हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई हार रहा है, लेकिन कैसे हार रहे हो उस पर तो ध्यान दो। ये कहा KL राहुल से उन्होंने? नहीं, ऐसा मेरे को लगा, ये मेरा सोच है। अच्छा। क्योंकि मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि मैं बाहर बैठा था, दोनों मैचों में नहीं खेला। क्या कभी अमित मिश्रा को भी हम MLA साहब या सांसद महोदय कह पाएंगे? ऐसी कुछ संभावनाएं हैं? संभावनाएं तो कम है, लेकिन अगर मैं इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने टर्म एंड कंडीशन पे जाऊँगा। और एक सोशल मीडिया पे बड़ा वो चलता है कि 2014 T20 वर्ल्ड कप से पहले MS धोनी ने नेट्स में आपको 10 गेंदों पे 52 रन मार दिए थे। भाई यार, लोगों की जबान है, जबान का तो कुछ कर ही नहीं मारे 10 गेंदों पे 52 रन, रन नहीं मारे। अमित मिश्रा लंबे समय से हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे। क्या गुपचुप तरीके से कुछ रिटायरमेंट की खबर आएगी या अमित मिश्रा दोबारा हमें किसी प्लेटफॉर्म पे खेलते हुए नजर आएंगे? पूरे हिंदुस्तान में बहस चल रही है कि क्या अब रोहित शर्मा को टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। व्हाट्स योर टेक? सर, मैं थोड़ा ब्लंट होके बोलूंगा। जी, ब्लंट ही बोलिए, ललन टॉप है। डज ही डिजर्व अ प्लेस इन टेस्ट स्क्वाड? आई थिंक सो। उससे बेटर प्लेयर आप बताओ कौन है टेस्ट मैच में? टेस्ट मैच में जो प्रेशर ले सके। सर, प्रेशर तो वो भी नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, ले तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी उससे बेटर कौन हैंडल कर सकता है? कई लोगों ने कहा कि उसके बाद की PR एक्सरसाइज पे भी टिप्पणी करनी चाहिए, जिसमें तमाम लोग कि अरे साहब क्या त्याग की प्रतिमूर्ति बन गए। तो और भी बन सकते थे। कौन? जितने भी थे। जैसे? अब जैसे क्या बताऊं, तो आपको पता है। अभी तो बोल रहे खुल के बात करेंगे। नहीं, खुल के मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, विराट कोहली को भी बाहर बैठना चाहिए था। Brought to you by Sensodyne की। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। साल 2003 भारतीय टीम क्रिकेट विश्व कप खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गई हुई थी। मुझे याद है, मैं अक्सर वहाँ के मुकाबले देखा करता था और जब देर रात तक मुकाबले वो खेले जाते थे, तो हमारी गली में एक आलू की टिक्की और गोलगप्पे बेचने वाला आया करता था वर्ल्ड कप के मुकाबले के बीच में। और ये दौर था दिल्ली की गलियों की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय टीम फाइनल तक पहुँची, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हुआ, 360 रन का क्रिकेट विश्व कप का वो फाइनल का लक्ष्य, हम उसे नहीं चेस कर पाए। सपना टूटा 20 साल बाद। उसके बाद एक खबर आती है कि भारतीय टीम के जो स्पिनर हैं अनिल कुंबले, वो चोटिल हो जाते हैं। और चोटिल होने के बाद 2003 में ही बांग्लादेश में खेली जाने वाली एक सीरीज़ में एक स्पिनर को मौका मिलता है, एक लेग स्पिनर जो लंबे समय से दिल्ली की गलियों में प्लास्टिक की बॉल से लेकर टेनिस की बॉल तक और फिर हमारे हाथ में जो वाइट और लाल गेंद नज़र आती है उस तक पहुंचा। नाम अमित मिश्रा का, जो कि सौरव गांगुली से होते हुए अनिल कुंबले, MS धोनी और फिर विराट कोहली की कप्तानी में भी खेले। हमारे साथ बैठकी के आज के मेहमान वही क्रिकेटर हैं अमित मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अमित जी,
आपका नाम आता है तो वैसे तो मिशी भाई मुझे बुलाना चाहिए, क्योंकि मेरा क्रिकेट से पुराना नाता रहा है। मैंने जब पत्रकारिता की शुरुआत की 2013 में, तब से मेरे संपादक ने मेरे को पकड़ा और कहा यार तुम क्रिकेट जरा, सचिन पाजी का रिटायरमेंट होने वाला है और ये लाइव चल रहा है, इसको जरा लाइव चला दो वेबसाइट पे। उस वक्त मैं ABP न्यूज़ में हुआ करता था, तो वहाँ से क्रिकेट की शुरुआत हो गई और क्रिकेट पर काम करता रहा। फिर लल्लन टॉप में आया तो यहाँ भी लंबे वक्त तक क्रिकेट किया। अब फिर से एक बार क्रिकेट की बैठकी के लिए मुझे आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। तो आपको लेकर मेरा सबसे पहला सवाल वही है कि सौरव गांगुली से लेकर विराट कोहली तक हम लोगों ने टीवी पर देखा कि वो दौर कैसे बदला भारतीय क्रिकेट का। इन कप्तानों में अगर बात की जाए तो किस कप्तान के अंडर जब आप खेले आपको लगा कि यार ये अलग ही इनके अंदर जलवा है? देखिए, अगर क्रिकेट की चेंज की बात की जाए तो सौरव गांगुली ने चेंजेस लाने स्टार्ट करे, तो मैं ये क्रेडिट तो उनको ज़रूर देना चाहूँगा कि जो सोच जो उन्होंने लेके आई इंडियन क्रिकेट के अंदर, फाइटिंग वाला स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो सौरव गांगुली ने डेवलप किया। उसके बाद लेगेसी जो चली, अनिल भाई कप्तान बने, उसके बाद MS धोनी आए, फिर विराट कोहली आए। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो चेंजेस जो देखा मैंने वो क्रिकेट के अंदर क्रिकेट और बॉल का देखा कि पहले जो टाइम लिया जाता था वो चेंज हुआ। फिर सर्कल को यूज़ करना स्टार्ट हुआ कि भाई सर्कल को कैसे यूज़ करना है। तो जैसे शुरू के 10 ओवर में कैसे बैठे होंगे, पहले होता था कि भाई पहले 4-5 ओवर निकाल लो, उसके बाद अब उल्टा हो गया है। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। लेकिन इनके बारे में, सबके बारे में मैं ये कहूँगा कि स्टार्ट वहाँ से हुई, लेकिन जिस तरह के मैं कहूँगा कि नंबर 1 रोहित के अंडर तो मुझे खेलने को नहीं मिला, वो कैप्टन है अभी। लेकिन धोनी को मैं कहूँगा इस नंबर पे कि धोनी ने 3 टाइटल भी ला के दिए हमें इतने बड़े, और सोच का बहुत फ़र्क रहा। सौरव दादा के अंदर मैं इंडर नहीं खेल पाया इतना, लेकिन उनके अंदर भी एक, जितने भी कैप्टन के अंदर मैं खेला, सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, सोच सबकी एक ही थी, पॉजिटिव और एकदम अग्रेसिव। कई होते हैं जो फेस बोल के अग्रेसिव होते हैं, कई होते हैं जो ग्राउंड पे अग्रेसिव होते हैं। तो धोनी इस टाइप के थे जो ग्राउंड पे अग्रेसिव थे, फेस से नहीं बोलते थे, मुंह से नहीं बोलते थे, लेकिन ग्राउंड में जो उनकी फील्डिंग लगाने का तरीका, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, वो बहुत पॉजिटिव रहता था। जिससे कि जो मुझे लगा कि दूसरी टीम को सोचने में जरूर मजबूर करता था कि क्या दिमाग चल रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि एक MS धोनी के अंडर मैं ज़्यादा खेला और पॉजिटिव और एक आत्मविश्वास से भरे कप्तान रहे वो मैं सारी चीज़ों पे डिटेल में भी आऊँगा। आपने रोहित शर्मा का भी जिक्र किया कि रोहित की कप्तानी में नहीं खेल पाए, तो खेलना चाहते थे या नहीं, ये भी मैं पूछूंगा आपसे। लेकिन मैं पहले वो पूछना चाहता हूँ कि 2003 में जब आप बांग्लादेश गए, क्योंकि ये वो दौर भी था ना कि जब अनिल कुंबले और भज्जी पाजी जो थे वो ऐसे गेंदबाज थे कि वो जोड़ी तो उतरनी ही है प्लेइंग 11 में जी। ये सबको दिखता था कि भाई अनिल कुंबले और भज्जी पाजी अगर हैं स्क्वाड में तो वो दोनों खेलेंगे। लेकिन फिर इंजरी होती है, आप जाते हो। कैसा माहौल था और कैसे आपको कॉल आई, कैसे पता चला कि आपका टीम में सिलेक्शन हो गया 2003 पहला वनडे? आई थिंक हम वेस्ट इंडीज़ टूर पे थे, इंडिया ए टूर पे थे हम, वहाँ से फिर अच्छा परफॉर्म करके आया। तो आके जस्ट घर पहुँचा, 1-2 दिन के प्रैक्टिस करी। तो हमारे टाइम पे ये होता था कि जैसे अगर आप रात को आए हो तो सर का सुबह फ़ोन आ जाता था कि प्रैक्टिस पे पहुँचना है। तो पहुंच गया मैं प्रैक्टिस पे, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो अनिल, खबर आती है न्यूज़ में कि अनिल कुंबले जी के सर के शोल्डर ठीक नहीं है, तो वो ऑपरेशन कराते हैं। तो ये दिमाग में था कि ये ऐसा अनिल भाई इंजर्ड हो गए। तो उससे पहले मैंने बहुत जगह उम्मीदें लगाई थी, तो इस बार मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम आएगा टीम में, ऐसा कुछ जो भी है। तो सर ने मुझे बोला कि भाई तेरा नाम आ गया। मैं यकीन ही नहीं कर पाया। मैंने, क्यों सर, मजाक कर रहे हो आप? अच्छा, पर्सनली आपसे आकर बोला? हाँ, मतलब उनको फ़ोन आया पहले कि भाई ऐसा उसका नाम आ गया है। हाँ। किसके थ्रू आया वो नहीं पता मुझे, लेकिन याद नहीं है इतना। अच्छा। लेकिन ये याद है उन्होंने बोला। तो मैंने कहा ठीक है सर, क्यों मजाक कर रहे हो। मैं अपना बॉल लेके बॉल डालने चला गया वापस। तो फिर प्रैक्टिस करी। तो फिर जिस टीम के लिए मैं खेलता था डोमेस्टिक, वहाँ से मुझे फ़ोन आया हरियाणा टीम से जी। तो तब मुझे जाके यकीन हुआ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी छोटी सी स्टोरी भी है। मैंने अपनी माताजी को फ़ोन लगाया और माताजी से बोला कि ऐसे ऐसे नाम मेरा आ गया है। तो माताजी को तो समझ ही नहीं आया। उनको ये कह रहे कि तू कहीं
कुछ भी आया हो तेरा नाम, पहले तू घर पे आ जा, भूखा होगा खाना खा ले। उनको मतलब ही नहीं है। माँ का दिल कि हाँ, बेटा सुबह से प्रैक्टिस कर रहा है तो भूखा होगा, घर आ पहले खाना खा फिर बताइयो क्या हुआ। फिर देखेंगे क्या है, बाद में बात करेंगे, वैसे वाला ये था। कौन से वाले घर की बात है? पटेल नगर, पहाड़गंज? पटेल नगर की बात है ये। अच्छा, तब तक पटेल नगर आप आ गए थे? हाँ जी, बिल्कुल आ गए। और जर्नी की शुरुआत जो है वो लक्ष्मी नगर से है? पहाड़गंज से कह सकते हैं आप। अच्छा। हाँ जी, पहाड़गंज। वो तो मुझे भी याद नहीं है, मैं जी। बहुत पैदा कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था वो तो। फिर पहाड़गंज से आप लोग पटेल नगर शिफ्ट हो गए? हाँ जी, तो ये पटेल नगर वाले घर की बात है। ठीक है। स्टार्टिंग की बात है, मतलब जस्ट शिफ्ट ही हुए थे जी। तभी की बात है। फिर उसके बाद आप घर गए? हाँ, घर गए तो घर में देख रहा हूँ तो भाई ने सब यार दोस्त बुला रखे हैं, बातें चीत हो रही है। अब मैं फिर भी थोड़ा डाउट में हूँ, मैंने कहा पक्का नाम आ ही गया है कि नहीं आया है। फिर मैं वापस फ़ोन करके पूछा तो जो हमारे वहाँ प्रेसिडेंट थे चौधरी रणबीर महिंद्रा सर, मैं उनको फ़ोन करके पूछा, कह रहे हाँ बेटे तेरा नाम आ गया है और ऑल द बेस्ट है वो। उन्होंने बोला, फिर मुझे यकीन हुआ। हाँ। फिर जाके वो मिठाइयाँ बटनी स्टार्ट हुई, भाइयों के दोस्त वगैरह सब आए, मेरे फादर साहब के कुछ दोस्त थे वो आए, कुछ पास पड़ोस वाले लोग भी आए। फिर वैसा फिर हुआ थोड़ा सा ड्रामा स्टार्ट। फिर आपने फ़्लाइट पकड़ी और बांग्लादेश गए? जी बिल्कुल गए बांग्लादेश। और मैच भी खेले वहाँ पर? हाँ, 2 मैच खेला जी। 5 विकेट भी निकाले? 5 नहीं निकाले थे मैंने, इसमें पहले मैच में मेरी 2 विकेट थी। अच्छा। वो आप टेस्ट की बात कर रहे हैं? जी। 5 2008। 2008। लेकिन 2003 और 8 के बीच में 5 साल का फ़र्क भी था। जी। वो 5 साल, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर मैं बचपन में हर जो लड़का होता है वो बल्ला उठाता है, गेंद उठाता है और क्रिकेट खेलता है हमारे देश में, वो यही सोचते हैं यार क्रिकेट टीम में जाएंगे, इंडिया के लिए खेलेंगे। अब इंडिया के लिए जब खेलने का मौका मिल जाए, आपने एक बार वो खून आपके मुंह लग गया, एक बार जर्सी पहन ली, तो उसके बाद 5 साल का इतना लंबा गैप कैसे कटता है? वो बहुत मुश्किल दौर था मेरा। उसमें मेरे इंजर्ड भी हुआ, मेरा शोल्डर जैसे अनिल भाई का ऑपरेशन हुआ, सेम चीज़ मेरे भी हुई। वो एक बहुत ही मुश्किल दौर रहा मेरी लाइफ का 5 साल, क्योंकि आप इंडिया खेल के आते हैं ना, तो डोमेस्टिक लेवल पे उस टाइम पे इतने फैसिलिटीज़ नहीं थी। हालांकि उसके बाद अब पिछले 8-9-10 साल से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन उस टाइम पे सब चीज़ें नहीं थी, तो बहुत ही मुश्किल होता था कि आपको ट्रेनिंग करना है, आपको फिटनेस पे ध्यान देना है, आपको एक ट्रेनर चाहिए जो आपको ट्रेन करे, और एक फिजियो अच्छा चाहिए होता था, जो कि पहले उस ज़माने में इतने अच्छे फिजियो नहीं होते थे, जो अब डोमेस्टिक में भी हो जाते हैं, हमारे अवेलेबल हैं। मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जब आप बांग्लादेश टूर से वापस इंडिया आए तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हुई, सौरव गांगुली कप्तान थे, तो सौरव गांगुली के साथ या टीम के मेंबर्स के बाद साथ के तुमने अच्छा परफॉर्म किया है और आगे देखेंगे क्या होता है, ऐसी कुछ बातचीत हुई या उसके बाद आप कनेक्टेड रहे किसी से? सौरव से तो इतना ज़्यादा नहीं, उस टाइम पे बात हुई, बाकी तो उन्होंने यही बोला कि मेहनत करते रहो, वापस आपके पास टैलेंट है, इतनी बात हुई, और आप आगे लंबा खेलने के लिए रेडी रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं ठीक है करके आगे अपना डोमेस्टिक आ गए। फिर मैं हर साल परफॉर्म करता था, 40-50 विकेट लेता था, इंडिया भी खेलता था, तब वहाँ भी परफॉर्म करता था। तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से मेरा इंडिया ए वगैरह नाम हमेशा आता था, तो मेन ही होता था कि इंडियन टीम में नाम नहीं आ रहा है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन एक टाइम के बाद होने स्टार्ट हो गई। तो उसमें क्या हुआ, फिर मेरा शोल्डर भी इंजर्ड हो गया, तो एक छोटा सा ऑपरेशन भी हुआ शोल्डर का। उसमें मुझे वापस 4-5 महीने लग गए कम बैक करने में, मेहनत बहुत करनी पड़ी, क्योंकि फिजियो इतने अच्छे नहीं थे। तो मुझे पटेल नगर से शाहदरा जाना पड़ता था रोज़ मेट्रो के अंदर बैठ, क्योंकि गाड़ी अगर मैं गाड़ी में जाता तो मुझे 2.5 घंटा पहुंचने में लगता था। दिल्ली की पहली मेट्रो उसी रूट पे चली थी? उसी रूट पे चली थी, कश्मीरी गेट से शाहदरा। हाँ जी, वही वाली। तो मुंह छुपा के जाना पड़ता था, कभी कुछ ना कुछ करके जाना पड़ता था, किसी दोस्त को ले लेता साथ में, से बात करना करके। कोई लोग पहचानते भी थे, कभी नहीं भी पहचानते थे, तो मैच ही 1-2 खेला था तो इतने ज़्यादा पहचानते नहीं थे। तो वो एक दौर ऐसा था मेरी लाइफ का कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि परफॉर्म कर रहा था, कई लोग आगे क्वेश्चन भी करते थे, क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, छोड़ दे अब, क्यों ये, कई लोग बोलते हैं, जैसे आपको पता ही है। बट मेरे अंदर वो था कि मुझे खेलना है, मुझे कमबैक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरी लाइफ में एक चमत्कारी कह सकती है, आईपीएल एक ऐसी चमत्कारी चीज़ हुई मेरी लाइफ में। 2008 के अंदर मुझे सेलेक्ट किया गया, और एक चीज़ और बोल दूँ, उसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है। उसमें भी ये बोला गया कि तेरे को ले तो लिया है, क्योंकि इस साल पहली बार T20 स्टार्ट हुआ था, जो भी था, लेकिन शायद तेरे को खेलने को ना मिले।
तो मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं आप? कह रहे कि लेग स्पिनर का ना टप्पा अच्छा नहीं होता, लूज बॉल ही बहुत फेंकता है T20 में। तो ये दादा की कप्तानी में था 2008? हाँ, या नहीं, उस टाइम दादा कुंबले नहीं थे। कुंबले, हाँ कुंबले भाई, अनिल भाई कैप्टन बन चुके थे, तो फिर वहाँ से भी मेरा कमबैक हुआ था। तो फिर डोमेस्टिक मतलब IPL के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, पहले खेलने को नहीं मिला, फिर वेट करता रहा। उस टाइम डैलन विटोरी वगैरह सब खेलते थे, तो वो चीज़ें भी दिल्ली के लिए दिल्ली पहली कैपिटल्स बार। थी उस टाइम पे। हाँ जी, दिल्ली डेयरडेविल्स। हाँ दिल्ली डेयरडेविल्स। तो उसमें वीरू भाई कैप्टन थे। हाँ, तो वीरू भाई ने ये तो बोला मुझे कि भाई मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट अभी तो सीनियर प्लेयर खेलेंगे, बाद में देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब हम थोड़ा ऊपर नीचे हुए, ये हुआ, तो फिर लास्ट में मुझे 4 मैच बचे थे, हमें क्वालिफाई का कुछ चांसेस बन रहे थे। तो शायद डैलन विटोरी का कुछ हैमस्ट्रिंग कुछ आया, कुछ हुआ। अच्छा। तो मुझे चांस मिला कि आप ये मैच खेलेंगे। तो उस मैच में मैंने 2 विकेट लिए, लेकिन जब वापस आए दिल्ली के अंदर, दिल्ली कोटला में, वहाँ पे हैट्रिक के साथ मैंने 5 विकेट लिए। तो वो मेरा लाइफ का बहुत बड़ा चेंज हुआ लाइफ के अंदर। वहाँ से मेरा IPL के 3 हैट्रिक में से पहली हैट्रिक। पहले हैट्रिक थी वो। जी। तो 2008 में जब आप खेलने के लिए आए, उसके बाद चीज़ें कैसे बदली? क्योंकि आप फिर धोनी की कप्तानी में भी खेले जी। और धोनी के साथ कैसा बॉन्ड रहा? क्या धोनी ने कहा आपको? नहीं, धोनी के साथ अच्छा बॉन्ड था मेरा। हमेशा जब भी हमारी बात होती थी तो वो यही बोलता था कि कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहे हो, या वैसा होता। जब भी मैंने खेला, लेकिन परफॉर्म तो मैंने पूरा किया जितना मेरे से हो सका। जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने परफॉर्म किया, और हमेशा ट्राई यही करा कि जो भी मेरे अंदर कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करता रहा मैं। कई बार मेरे भी फिटनेस पे, तो मैंने फिटनेस को ठीक करी। लास्ट मैच जो मैं खेला था उसमें आई थिंक जो भी मापदंड होते हैं मैंने पूरे कर रखे थे। उसके बाद इंजर्ड हो गया, फिर कमबैक नहीं हुआ, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन हाँ, धोनी के साथ हमेशा एक चीज़ कंफर्टेबल रही कि आई कैन गो एंड आस्क हिम व्हाट एवर आई वांट, कि मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ, और वो हमेशा जवाब देते थे। पूछा आपने कभी? हाँ, 1-2 बार पूछा मैंने। हाँ। उन्होंने मुझे यही बोला कि यार कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, थोड़ी बैटिंग थोड़ा ठीक कर ले और इम्प्रूव कर ले, थोड़ी फिटनेस पे और थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा बॉलिंग में ये कर ले, ये चेंज कर, बताते थे। मतलब ऐसे गाइडिंग के तौर पे तो मैं करता था। तो जब भी मुझे मौका मिला, मुझे बैटिंग में भी मैंने करा, बॉलिंग में भी मैंने करा। फील्डिंग तो मेरी, मतलब मैं जॉन्टी रूस्ट तो था नहीं। हाँ। तो 19-20 का हमेशा फ़र्क रहा। उस दौर में कहीं ना कहीं फील्डिंग की थोड़ा सा शॉर्टेज रहता था कई खिलाड़ियों में। मतलब ऐसी टीम में भी कोई ऐसा बहुत कोई तुर्रम खा फिल्टर भी नहीं था कि आप कहो कि जैसे विराट कोहली हैं या जडेजा। नहीं, वो रॉबिन सिंह, अजय जडेजा के बाद फिर वो युवराज और कैफ ने उसको थोड़ा आगे बढ़ाया लेगेसी को, और फिर और प्लेयर्स लेकर गए थोड़ा थोड़ा, लेकिन फील्डिंग स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर गया। सब ऐसे ही थे। मतलब हाँ। मतलब कोई बहुत ये नहीं कह सकते बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ। या बहुत जॉन्टी रूस्ट टाइप है, ऐसा। हाँ, 19-20 का सबका फ़र्क था, लेकिन मैं वो मापदंड पूरे करता था जो भी थे। एक चीज़ मेरी और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, MS धोनी जो है उनका लेग स्पिनर्स के प्रति ना एक अलग प्रेम था, प्यार उनका रहा हमेशा। तो अब ऐसे में पीयूष चावला भी आ जाते हैं फिर पिक्चर में जी, कि जब उधर से 2 बड़े स्पिनर्स थोड़ा सा अपने ढलान पे कुंबले चले गए, भज्जी थोड़ा खेल रहे हैं, कभी बाहर हैं, फिर पीयूष चावला की एंट्री हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का कितना असर रहा आपके करियर में? बहुत बड़ा असर रहा मेरी लाइफ में, क्योंकि एक तरफ एक इंसान परफॉर्म कर रहा है, वेट कर रहा है अपनी बारी का आने का, कोई सीनियर्स खेल रहे हैं, और उसके बाद सीधे कोई यंगस्टर अंडर 19 में परफॉर्म करके सीधा इंडियन टीम में आ जाए, तो आपको जो बेचारा वो अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, या उसमें उसकी गलती नहीं है किसी भी चीज़ जगह पे, परफॉर्मेंस भी करा, सब कुछ करा, नहीं हुआ सिलेक्शन या जो भी कुछ भी चल रहा है, तो उसके बाद क्या है कि ऐसे जब प्लेयर मतलब कोई यंगस्टर आके खेलता है तो आपको एक बार डिसहार्टन जरूर होता है कि यार मैं भी तो परफॉर्म कर रहा हूँ। बट ये है कि मैं कभी अलग नहीं हुआ, मुझे इंडिया ए में डालते रहे, वहाँ परफॉर्म करते रहे, तो वो एक टाइम के बाद ना होता है कि यार मैं आ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे बार बार डाल रहे हैं, तो वो एक दिमाग में हमेशा रहता था। तो उसमें फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम भी चेंज होता रहा कि ट्रेनर भी अच्छे आने लग गए, फिजियो आपको मिलने लग गए, अच्छी जगह पे आप डोमेस्टिक में ठीक करने लगे, तो आपका मोटिवेशन भी बढ़ता रहा कि ये जो आपको चाहिए अपटन सारे आते रहे, कई बड़े नाम। नहीं डोमेस्टिक में भी आते, डोमेस्टिक में भी आते, डोमेस्टिक में भी लोकल में ट्रेनर आने लग गए, अच्छी जगह आप ठहरने लग गए, तो आपको थोड़ी सुविधाएं अच्छी होने लग गई, तो आपका मोटिवेशन बढ़ता रहा। जैसे आपको कोई छोटी मोटी इंजरी होती थी तो ठीक हो जाती थी। क्या प्लेयर किस वजह से आप बाहर होते हैं, जब आप इंजर्ड हो जाते हैं ना, आपका कमबैक नहीं हो पाता या ठीक नहीं हो पाते, तो वो चीज़ें ठीक होने लग गई, तो मैं भी खेलता रहा। वो मुझे खेलने का शौक था और मेरा पैशन था खेलना, कि मुझे खेलना है। तो मैंने फिर बाद में जब
प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी। तो मैंने कहा यार मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, ना मैं तो मैं क्रिकेट एंजॉय कर पा रहा हूँ, ना मैं अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो फिर मैंने वो चीज़ों को छोड़ के अपने क्रिकेट को एंजॉय करना स्टार्ट करा। तो वहाँ से मेरा काफ़ी चेंजेस हुए। किस तरीके से क्या क्या बदलाव किया आपने फिर अपनी लाइफ में? क्या रूटीन बदले, हैबिट्स बदली, क्या बदला? बिल्कुल हैबिट्स बढ़ी, खाने की हैबिट बदली, रूटीन बदला, लाइफस्टाइल चेंज किया मैंने भी। टाइम से सोना, टाइम से उठना और खाने पे बहुत ध्यान देना, कार्ब्स वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने। और क्या बोलते हैं कि चाय का बहुत शौकीन था। हाँ। अब मिडिल क्लास में क्या होता है कि कोई भी आता है तो चाय पियो, हमारे यहाँ जूस तो मिलता नहीं है चाय ना, चल जाएगी। चाय ही हाँ। मिलेगी। तो वो चाय वगैरह सब कुछ बंद करी, चाय से फिर ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पे आए, वो सब चीज़ें चेंज करी। तो वो एक मैंने फिर वो चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट किया कि प्रेशर को हटा के हाँ। चीज़ अपने पे काम करना है, ना कि औरों को देखना है। जब मैंने अपने पे काम करना स्टार्ट किया तो मेरी एंजॉयमेंट का वो बढ़ गया, मोटिवेशन बढ़ गया कि यार अपने आप को इम्प्रूव करूँ ना, मैं दूसरों को देख के क्या करूँगा। जब मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, अपने आप चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो मैंने वो करना स्टार्ट किया, फिटनेस पे ध्यान, बैटिंग पे ध्यान, क्रिकेट पे ध्यान, लाइफस्टाइल पे ध्यान, कब कैसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वो सब चीज़ें हुई। तो साथ में जिस तरह से क्रिकेट का एक माहौल भी चेंज होता रहा, तो फिर मेरा कमबैक जब आता था टीम में, खेला जितना भी खिलाते थे, परफॉर्म करता था, वही एक था कि जो मैंने इन चीज़ों को मेंटेन किया। तो वो एक मुझे पुश मिलता रहा वहाँ पे कि भाई तू है, क्योंकि जब मैं डोमेस्टिक ज़्यादा परफॉर्म करता था तो इसलिए मेरा कमबैक भी होता रहा बार बार। 2003 से 8 का जो लंबा गैप था, 5 साल का, जी। उसके बाद वो गैप इतना कभी नहीं रहा, मतलब 6 महीने, 3 महीने हाँ, 1-1.5 साल में 6 महीने में कमबैक हो जाता था। मौके मिल जाते थे। लेकिन एक चीज़ और, 2003 से 2010 वाला वो जो फेज़ था, उस वक्त ये कहा जाता है कि बहुत सारे मतलब जो नॉर्थ इंडिया के क्रिकेटर्स थे ना, उनका दबदबे वाला दौर भी इंडियन क्रिकेट में शुरू हो गया था। क्योंकि उससे पहले हम देखते थे सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली मुंबई से आ रहे हैं, या मुंबई के और उससे पुरानी जनरेशन के भी क्रिकेटर्स, चाहे सुनील गावस्कर हों और भी कई क्रिकेटर्स, और फिर राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले बेंगलोर वाली लॉबी से। तो कहा गया कि यार ये जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं ना, चाहे दिल्ली वाले हों, वीरेंद्र सहवाग हों, गौतम गंभीर हों, आशीष नेहरा हों, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, तो अब ये वाली लॉबी हावी हो रही है। इसमें अमित मिश्रा का भी नाम जुड़ गया, ईशांत शर्मा आ गया 2008 से पहले। तो ये वाली जो लॉबी थी, इसका कितना असर रहा इंडियन क्रिकेट में उस दौर में? बिल्कुल क्या रहा। एक अपना ग्रुप रहता था कि आज ये सीरीज जीत गए, उठाई गाड़ी चल दिए घूमने? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था। ऐसा तो कभी मतलब उस टाइम पे मौका कभी मिला ही नहीं। जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, आपको एक अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलते हो, तो आपको वो मौका नहीं मिलता कि आप गाड़ी उठा के चल दिए, कहीं भी चल दिए, क्योंकि आपको फिटनेस पे बहुत ध्यान है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था उस टाइम पे। जैसे कि आपने जो टाइम का बात किया, कंपटीशन बढ़ रहा था, सबको फिर इंडिया खेलना था, और एक माहौल चेंज हो रहा था, मतलब एक क्रिकेट एनहांस हो रहा था वहाँ से। तो नॉर्थ वाली जो आपने बात करी, बिल्कुल नॉर्थ में एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, फाइटर रहते हैं सारे। तो एक वो फाइटिंग स्पिरिट जो होती है नॉर्थ वाले के बाद हमेशा ज़्यादा मिलेगी। दिल्ली से हूँ, देख लूंगा। नहीं, अभी नहीं देखूंगा, तो बाद में जरूर देख लूंगा। बाद में तो देख ही लूंगा। हाँ, वैसे वाला मामला है। तो एक वो शायद सौरव गांगुली ने वो चीज़ नोटिस किया। हाँ। तो काफ़ी नॉर्थ से प्लेयर लेके आए, क्योंकि वो खुद भी उस एग्रेशन के साथ चलते थे, खुद भी वहाँ के क्योंकि अंदर उन्होंने होता। इंडियन क्रिकेट में वो एग्रेशन लाने वाली बात, चाहे ऑस्ट्रेलियंस की आंख में आंख डालकर किसी ने देखी तो वो सौरव गांगुली थे। बिल्कुल। फिर बाकी क्रिकेटर्स को भी वो हौसला मिला नेटवर्स में जाकर, जो परफॉर्म हमने करना, लॉर्ड्स जीता। में किया, तो वो सारी चीज़ें। तो ये जो ग्रुप था, इसका स्टार कोई था एक कि यार वीरू पाजी जो कह रहे हैं उसी लाइन पे चलेंगे अपन, वही सुनेंगे? ऑब्वियसली वीरू, भज्जी, हाँ। ये हो गए, युवराज सिंह हो गए, ये मतलब उस टाइम पे मतलब ये नहीं कहेंगे कि हेड थे, लेकिन एज ए सीनियर प्लेयर लोग इनकी बात सुनते थे जी। क्योंकि परफॉर्म कर रहे थे, और नॉर्थ से आते हैं, और लोगों के इन्फ्लुएंस जरूर था इनका। हरभजन सिंह का, युवराज सिंह का, वीरू भाई का जो खेलने का तरीका था, कई लोगों ने अपनाया वो तरीका, और वो सक्सेस हुए इसमें। जैसे अब यूवी पाजी का ले लो, वर्ल्ड कप में उन्होंने इतना अच्छा किया कैंसर के बाद। वो एक चीज़ें ऐसी थी क्रिकेटरों के अंदर जो इनको क्रिकेटर से ऊपर ले गई कि भैया कि इंडिया के लिए खेलना है तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। हरभजन पाजी हैं, या और भी जितने भी नॉर्थ के प्लेयर हैं, इवन की गौतम को भी कहूँगा, ही इज़ अ गुड फाइटर। गौतम गंभीर मतलब जीतने के लिए ही वॉज ऑलवेज रेडी कि मुझे जीतना है,
तो हमारे वो नॉर्थ के अंदर वो चीज़ रहती है कि हमें जीतना है, बस कैसे न कैसे हमें जीतना है, हमें मैच जीतना है, हमें अच्छा परफॉर्म करके कोई किस्से से बताइए थोड़ा कि सहवाग के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, कोई ऐसी चीज़ हुई हो, मोटिवेट किया हो, या उन्होंने आपसे कोई बात कही हो, या यूवी पाजी ने कही हो? वीरू भाई का था कि एक बार मैं टेस्ट मैच में खेल रहा था तो भाई 6 फुट के प्लेयर थे हाँ। और मैं छोटा हाइट का 5 फुट 6 इंच हाँ। और वो 6.5 फुट के पीटरसन बैटिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा वीरू भाई तो लंबा चौड़ा बहुत है यार, ये तो टीवी में छोटा लगता है, सामने तो इतना लंबा चौड़ा है। तो कह रहा है यार तुझे क्या दिक्कत है? मैंने कहा दिक्कत तो ये है कि इसका टप्पा कहाँ डालूँ मैं, जहाँ मैं डाल रहा हूँ वहाँ पहुँच जा रहा है 1 मिनट में ऐसे। तो कह रहा है तो एक काम कर, जहाँ तू से डाल रहा है इससे 1 कदम और पीछे से डाल बॉल। तो मैंने कहा यार कैसे, मैंने कभी ऐसे किया नहीं। कह रहे करके तो देख। तो मैंने करके देखा तो बॉल टप्पे पे 1-2 गिरी, तो 1-2 स्पिन हुई, फिर वहाँ से तो कहने लगे कैसा लगा? मैंने कहा कह रहा देख खाली गोरे है लेकिन जगह तो अपनी है, हिंदुस्तानी इंडिया में खेल रहे हैं, ज़मीन अपनी है, तो यहाँ खेला हुआ कितनी बार, डाल खुल के बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, छक्का चौका ही मारेगा ना। कह रहा छक्का चौका मारेगा तभी तो आउट होगा। तो मैंने को वो बात एकदम दिल पे लगी, मैंने कह रहे तो बात तो सही कह रहे हैं। तो फिर मैंने वो चीज़ करनी स्टार्ट की, मैंने तो 1 कदम यहाँ पे छोटा किया और 1 कदम पीछे बढ़ा दिया। तो वहाँ से ऐसे ऐसे मोटिवेशन मुझे मिलती रही। तो मैंने वहाँ पे 4 विकेट लिए अगेंस्ट इंग्लैंड के लिए। तो फिर आके सचिन पाजी ने मुझे बोला कि क्या बोला तेरे को लाला ने, उसको लाला बोलते थे वो, वीर भाई को, लाला ने तेरे को क्या बताया? मैंने कहा भाई ये बोला, ऐसे ऐसे बोला। कह रहे नहीं सही बोला, बढ़िया। फिर ऐसे मोटिवेशन करते रहे। तो सचिन पाजी ने मुझे उस टाइम कहा कि मैंने तेरी नेट पे बैटिंग देखी है, थोड़ा बैटिंग पे भी और ध्यान दे, अच्छा कर सकता है बैटिंग। पार्टनरशिप भी की आपने उनके साथ? हाँ मतलब वो बात की बात है, लेकिन पहले उन्होंने मुझे बोल दिया था काफ़ी पहले। तो मैं थोड़ा बैटिंग पे भी ध्यान देने लग गया। और डोमेस्टिक में जब मैं खेलता था, जैसे लाली में खेल रहे हैं, तो वहाँ पे बैटिंग की जरूरत पड़ती थी, तो वहाँ पे मेरी शतक वो भी था एक, हाँ बनाया था। किस प्लेयर के साथ नॉर्थ इंडियन ऐसा क्रिकेटर जिसके साथ आप कहो यार अगर कोई परेशानी फंस रही है ना, तो मैच के बाद या सीरीज के बाद मैं उसको कॉल कर लूँ एक बार कि भाई यार ये दिक्कत आ रही है, कैसे करूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, गौतम मेरे अच्छा दोस्त था पहले। अच्छा। तो गौतम से मेरी बात नेट पे हम दोनों साथ में थे। कब से दोस्ती की शुरुआत हुई? बहुत पहले यार, तो ये इंडियन टीम से या उससे पहले? भी पहले, अंडर 19 में से पहले दोनों एक ही नेट पे प्रैक्टिस करते थे, तो दोस्ती थी। अच्छा। पर लेकिन जब जब हम इंडिया एक साथ में खेले, अंडर 19 साथ में खेले, इंडिया ये सब साथ में खेले, तो वहाँ से बॉन्डिंग अच्छी बन गई। तो मतलब फ़ोन पे तो नहीं, हम साथ में ही रहते, तो सामने बैठ के बात करता था मैं उससे हमेशा कि तुझे क्या लगता है बॉलिंग में, तो मुझे बताता था, बैटिंग करता था वो, और स्पिनर्स को हमेशा से अच्छा खेलता था वो, तो वो बताता था। जैसे नॉर्थ में हमारे कौन भज्जीपा है, भज्जीपा कहीं मिल गए, ऐसे फ़ोन पे तो नहीं लेकिन सामने कहीं मिल गए, डोमेस्टिक में मिल गए, बात हो रही है तो बैठ कर आराम से बताते थे। यूवी है, वीरू भाई है, जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर थे सब मुझे बताते थे। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता मैं कि किसी ने मुझे नहीं बताया, किसी का कोई, सब मेरे अच्छे दोस्त और सब ने मुझे हमेशा गाइड किया है। बड़ी टीम से जाने के बाद कैसा बॉन्ड रहता है कि जब तक खेल रहे हो आप इंडिया के लिए, जब तक आप टूर पे जा रहे हो, साथ में टीम बस शेयर कर रहे हो, एक साथ टीम होटल में हो, तब तक ठीक है। लेकिन जब टीम से आप बाहर हो जाते हो, टीम के साथ नहीं रहते, वो प्लेयर, कुछ प्लेयर्स रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो तब कैसा बॉन्ड रहता है? उसके बाद बातचीत होती है? देखिए, जो सीनियर होता है ना वो सीनियर ही रहता है, आप उनसे चीज़ इतनी बातें नहीं करते। लेकिन जो आपके साथ के प्लेयर हैं, जैसे मैं हो गया, ईशान, मुनाफ, गौतम, हम लोग बात करते थे मैसेज पे, थोड़ा बहुत कभी बात हो गया, या कभी फ़ोन आ गया। जैसे वो दिल्ली में आए हैं तो मुझे फ़ोन कर दिया कि कहाँ हैं। जोगिंदर शर्मा एक प्लेयर थे, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। मतलब जो साथ में खेलें उनके साथ हमारा हमेशा बॉन्डिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई बॉन्डिंग, मतलब मेरा तो है, मतलब मेरे वही 4-5 जो जितने भी ग्रुप में थे अच्छे दोस्त, वो सारे मेरे दोस्त हैं और सारे टच में रहते हैं मेरे से, सब लगातार आपसे। मतलब हाँ, मतलब ये नहीं कहूँगा कि रेगुलर बात होती है, लेकिन 2-4 महीने में बात हो जाती है। आप इंडियन क्रिकेट टीम से अंदर बाहर होते रहे, है ना? 2003 से 8 के बीच 5 साल का वो अच्छा खासा गैप था। उसके बाद फिर 6 महीने, साल भर ऐसे चीज़ें चलती रही और लंबे समय तक, सालों साल। वरना हम अमित मिश्रा के जो आके डोमेस्टिक में देखते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी दिखते हैं हमें। 100 विकेट, 200 विकेट, 300 विकेट भी शायद अगर लगातार मौके मिलते। लेकिन IPL में आप हर साल खेले जी, हर साल आपको मौका मिले। 2013 में आपने कमाल भी किया। IPL को लेकर एक भाई साहब बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ। हम लोग है ना देखते हैं कि यार ड्रेसिंग रूम में क्या हो गया, गोयनका का साहब आ गए, KL राहुल को डांट रहे हैं। हम यहाँ से देख के वही एक्सप्रेशन हम देखते हैं कि क्या चल रहा है।
यार वो बंदा ऐसे बिल्कुल चुपचाप क्यों बैठा है, कोने में क्यों बैठा है। ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होता है, क्योंकि आप आईपीएल के ड्रेसिंग रूम में भी रहे और आप इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में भी रहे। इंडियन टीम में आप सेलेक्ट होके गए, आईपीएल में क्या होता है, सीधी सी बात है, ऑक्शन होता है, टीम का एक ओनर होता है, वो खिलाड़ी पे दाव लगाता है कि आपको खेलना है। कितना फ़र्क होता है दोनों ड्रेसिंग रूम में? देखिए फ़र्क तो है, मतलब मुझे मेरे अगर पर्सनली पूछो, मुझे औरों का नहीं पता, मुझे हमेशा प्रेशर इंडियन टीम में ज़्यादा रहा। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक मैच में नहीं करूँगा तो इंडियन टीम से बाहर होऊंगा मैं। और आईपीएल में मेरे को हमेशा ये रहा है कि मैं यहाँ से बाहर होऊंगा तो कोई बात नहीं, मैं डोमेस्टिक में अच्छा करके वापस टीम में आ जाऊँगा किसी में। लेकिन मेरे को हमेशा इंडियन टीम के लिए प्रेशर रहा। औरों का मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं, मुझे इतना पता था कि मैं जब इंडियन टीम के लिए अच्छा करूँगा ना तो मैं हर जगह पिक के आ जाऊँगा। ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होता है, कैसा होता है, मतलब आप लोग तो कैसे वही क्या? माहौल पे आने वाला था मैं, कि माहौल ये रहता है कि आप जब इंडियन टीम के लिए खेलते हो ना तो सब आपके दोस्त हैं, मतलब आप उनसे जाके बात कर सकते हो, मिल सकते हो। और आईपीएल के अंदर ये है कि आपके कुछ लिमिटेड दोस्त हैं, बहुत लिमिटेड दोस्त है कि आपके जो साथ खेले हैं या जो आपकी उम्र के हैं वही आपके अच्छे दोस्त रहेंगे, वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। और या तो आपसे सीनियर हैं या आपसे जूनियर हैं। जूनियर आपको इतना बता नहीं पाएगा, सीनियर के आप ज़्यादा क्लोज जा नहीं पाओगे। तो जो आपके आसपास जो हो रहा है ना, आपको अपने आप ही वो चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, देख के, बात करके, सुन के, देख के लोगों को। तो ये एक रहता है कि वहाँ पे आपको अपने आप करना है। आईपीएल के अंदर ये है कि आपको खुद करना है ऐसी चीज़ इम्प्रूव। लोग आपके पास कोच भी है, सब कुछ है, लेकिन इम्प्रूव आपको ही करना पड़ेगा। कोच कैप्टन का क्या रोल रहता है आईपीएल में? वो क्या बताते हैं प्लेयर को कि भाई ये चीज़ें, इस या सीधा होमवर्क दे दिया कि इस लाइन पे आपको काम करना है? कोच का तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, खाली मैनेज करना है और खाली पॉजिटिव बातें करना है। लेकिन कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है कि किसको कब बॉल डलवाना है, कौन मेरा बैट्समैन फॉर्म में है, कौन नहीं है, किसको मैं कहाँ भेजूं, और कौन सा बॉलर मेरा किस टाइम पे, प्रेशर टाइम पे बॉल डाल सकता है मेरे लिए। तो वो कैप्टन का, कोच से ज़्यादा कैप्टन का बहुत ज़्यादा रोल है आईपीएल के अंदर, मेरे को ये फीलिंग है, मेरे को ये लगता है। तो इसमें क्या आईपीएल में भी बूट कैंप टाइप चीज़ें होती हैं कि भाई साहब पहले ही आप 2-3 महीने पहले आइए, हम आपको जंगलों में लेके चलेंगे, पैदल करवाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसा इंडियन टीम में होता था उस दौर में? मतलब कई टूर से पहले करते थे कि भाई फिटनेस के लिए लेके, बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए टीम की। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे काफ़ी सारे यंगस्टर एकदम से आ जाते थे, तो बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए आपस में सीनियर से जूनियर्स की, तो वो एक छोटे मोटे कैंप लगा दिए, या कोई ऐसा कुछ कर दिया, या सीरीज से पहले 10 दिन पहले कहीं कैंप लगा दिया, वहाँ पे बैठे हैं लोग, बातें कर रहे हैं, रोज़ साथ में खा रहे हैं, तो ये छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। तो ये एक बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए पहले चीज़ें जरूर होती थी। ये फ़र्क मेरे को एक चीज़ और समझाइए कि 2003 फिर 8 फिर 9 10 तक आप खेले इंडियन टीम में, फिर उसके बाद विराट कोहली एरा आया, विराट कोहली की कप्तानी में भी आप खेले, तो वो टीम के माहौल में कितना फ़र्क होता था, खाने पीने का, फिटनेस का, या और चीज़ें अंदर ड्रेसिंग रूम में कितना फ़र्क था कि जब धोनी की कप्तानी में ड्रेसिंग रूम में आप बैठे हो इंडियन टीम के, और फिर जब विराट कोहली की कप्तानी में बैठे हो? देखिए, विराट कोहली ने एक बहुत पॉजिटिव चीज़ करी है इंडियन क्रिकेट के अंदर कि खाना पीना बहुत चेंज कर दिया है, लाइफस्टाइल खाने पीने का, कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वो उसने वो चेंज लाया है। और इसके लिए हम जितना भी उसको थैंक यू बोलें कम रहेगा मेरे हिसाब से। और फिटनेस लेवल वो बहुत ऊपर लेके गए हैं। तो धोनी के टाइम पे सिर्फ ये होता था, फिटनेस लेवल जरूर चाहिए था, लेकिन खाना क्या खाना है वो इसका न्यूट्रिशन रखा जाता था। लेकिन विराट कोहली ने वो अपने अंदर ढाल के वो शो किया है लोगों को कि भाई मैं देखो, मेरे को देखो कि मैंने ये करा है और आप भी करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। और आप देख रहे हैं कि विराट कोहली ने कितनों को इंस्पायर किया है इंडियन टीम में। अगर आप इस टाइम देखें तो मोस्टली कोई आपको अनफिट दिखेगा, बहुत ही कम, मतलब अनफिट का तो कोई है ही नहीं, मतलब किसी के अंदर फैट दिखेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो वो एक चीज़ बहुत बड़ा चेंज लाए हैं वो लाइफ में। और ये भी दिखाया है कि जब ये चीज़ आप करोगे तो आपकी क्रिकेट में कितनी हेल्प करती हैं चीज़ें, आपकी एक्सपेंड बढ़ जाता है, आपकी फिटनेस बढ़ जाती है, और आपके सोचने का ढंग कितना पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी चेंज करी है। खाने पीने में कितना फ़र्क आया? तब आप लोगों को डिनर में, ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, और फिर जब विराट कोहली के टाइम पे आप गए क्या तब, क्योंकि दिल्ली वाले दो बैठे हैं तो खाने पीने की बात तो करना ज़रूरी है ना मिशी भाई? ये चेंज आया कि आलू के पराठों से हम सीधा कॉर्नफ्लेक्स पे आ गए। आलू के पराठे भी खाए इंडियन ड्रेसिंग रूम में? होते थे, ब्राउनी वगैरह। मैं खुद लेके आया हूँ यार न्यूजीलैंड में अपने प्लेयर्स के लिए। आप लंच में लेके जाते थे और टीम खाती थी उसे मजे से? मैं आपको एग्जाम्पल वो बताता हूँ। तो न्यूजीलैंड में हम खेल रहे थे, उसमें सचिन पाजी वगैरह सब थे, तो मैं नहीं खेल रहा था, मुराफ नहीं खेल रहा था, तो हमारा एक दोस्त
मुनाफ का एक दोस्त था, कोई मोंटी करके। तो अब वहाँ पर लोग वही खा रहे हैं, छोटा मोटा खा रहे हैं। तो एक दिन मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा यार मोंटी यार पराठे खिला। कह रहा तो कब लेके आऊँ? मैंने कहा लंच में लिया। अब मैंने मुनाफ ने मंगाए। हाँ, ये बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये होगा मेरे ख्याल से 2011 या 12 की बात होगी। इंग्लैंड वहाँ खेलने गए थे, जिसमें गौतम गंभीर ने एक दिन, आपको याद है कौन सा सीज़न है वो जिसमें पूरा दिन बैटिंग किया था गौतम गंभीर ने? 2012 की बात है शायद। हाँ, उस सीज़न उस टूर की बात है। तो मैंने पराठा ला के रखे, वो सुबह दे के गया। मैंने कहा लंच में खा लूँगा, उसके बाद फिटनेस करूँगा बढ़िया। हाँ, और मैं आया, वीरू भाई वगैरह ने साफ़ कर दिए। मैं और मुनाफ ढूंढ रहे कांगे पराठे, वीरू भाई बाजी सब ने खा लिए। अब ड्रेसिंग रूम में एक बंदा होता था, वो इंडियन था। मैंने कहा, पूछा उससे, कह रहा दिस गाइज आर इटेड, मतलब नाम लिया। इन्होंने निकाल के खा लिया, खुशबू आ रही थी और खा गए। मैंने कहा यार ये तो बड़ी तंगी चीज़ है। तो मैंने अगले दिन क्या करा, फिर मैंने मंगाए। मैंने कहा भाई तू लिया यार। मैंने कहा इस बार तो 4-5 ही लाया था, इस बार 10-12 लिया। तो अब हमने क्या करा, मैंने मुनाफ को बोला मुनाफ लाए हैं, उसको छुपा दे अंदर, लेकिन खुशबू आनी चाहिए। हमने एक वहाँ पे पीछे ना वो था लॉकर के अंदर लगे, खुशबू आ रही है। हमने खोल के रख दी अंदर, खुशबू आ रही है। अब ढूंढ रहे हैं सब लोग पाजी वाजी के, यार खुशबू तो आ रही है पराठों की, आलू है किधर लेकिन। तो फिर लंच में नहीं थे, फिर टी टाइम पे मैंने और मुनाफ ने खोला। तो अब जानबूझ के खोल के बैठा, देखते हैं कौन खा रहे हैं, कौन खाएगा खाने। सबसे पहले पाजी, अरे दिखाइयो कैसा है मिशी, कैसा है? मैंने कहा भाई देख लो खा के। उन्होंने एक लिया, खा के मज़ा आया उनको, अचार के साथ, और प्रॉपर दिल्ली वाले बने हुए थे वो। तो आए खाए, उसके बाद तो फिर वीरू भाई ये वो, मैं और मुनाफ एक दूसरे को देख रहे हैं। अब मना किसको करोगे आप? 15 मुझे अच्छे ज़्यादा 15 से 20 पराठे थे, 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे ख़त्म होने में इसको, 10 मिनट के अंदर पूरा साफ। तो वो वाला माहौल था। लेकिन वीरू ये भाई के अलावा और कौन शामिल था इसमें? सारे सीनियर थे हमारे, बज्जू पा, यूवी भी था उस टूर पे, जैक, सबने खाए, 2-2 3-3 सबने खाए, सबने पराठे खाए। तो मैंने कहा फिटनेस। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी उस टीम में भी, कि जैसे खाया है तो निकालते थे। शाम को सारे लोग जिम में अपना रिंग सब कुछ कर रहे हैं, खा के सारा बाहर निकाला। लेकिन एक वो भी था कि पराठे मिलेंगे तो हर कोई खाता था, सब मिल गए तो फिर अब वो नहीं बचेंगे। ड्रेसिंग रूम में पराठे ले जाने की परमिशन तो थी, लेकिन क्या जब दौरों पर टीम जाती थी तो ऐसी भी बहुत सारी खबरें हमने सुनी कि बीसीसीआई बड़ा सख्त है इन चीज़ों को लेकर, कि किसी की भी वाइफ और गर्लफ्रेंड टूर पे अगर कुछ दिक्कत हो गई, टूर पे टीम हार रही है, कुछ ऐसा है, तुरंत बैन लग जाता था कि किसी की पत्नी, गर्लफ्रेंड कोई नहीं होगा, दोस्त यार। नहीं, गर्लफ्रेंड को तो शायद मना है, लेकिन जो इमीडिएटली आपकी वाइफ और बच्चे हैं उनको तो मना नहीं है। बस अब हमें पहले भी रूल था, अभी भी शायद यही रूल कर दिया है कि या तो शुरू में ले आओ या लास्ट में ले आओ। अच्छा, तो ये रूल अभी भी मेरे ख्याल से तो शुरू में ले आओ तो फिर वो पूरे टूर पे साथ रह सकते हैं। बीच में शायद अलाउड हो गया था। अच्छा, लेकिन अब वापस वही कर दिया है। लास्ट के, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि 6 हफ्ते का टूर है, तो लास्ट के 2 हफ्ते बुला लो या शुरू के 2 हफ्ते बुला लो, जिससे कि आपका फोकस थोड़ा सा क्रिकेट में भी तो रहे। ऐसा भी कई बार होता था ना, ऐसी खबरें ब्रेकिंग चलती थी कि टूर के बीच में इंडियन टीम परफॉर्म नहीं कर रही, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, 2-0 से पीछे हो गए। अब सीधी खबर आ गई है भाई साहब के बीसीसीआई ने साफ बोल दिया है कि किसी की भी गर्लफ्रेंड या पत्नी जो है टूर पे नहीं रहेगी, सारे खिलाड़ी बिल्कुल फोकस करेंगे गेम पर। आई थिंक गर्लफ्रेंड तो मेरे को लगता नहीं है कि किसी की आती होगी। अच्छा, सबकी वाइफ ही और बच्चे ही आते थे, या फादर आ गए या फैमिली आ गई। तो हाँ, बीच में ये जरूर हो गया था कि पूरे टूर पे लेके जा रहे हैं, पूरे टूर पे घूम रहे हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद वो चीज़ मैनेजमेंट को ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने वो मना कर दिया, एक लिमिट में कर दिया कि इतने लिमिट में ही रहेगा। 2013 पे आते हैं, आईपीएल में आपने 21 विकेट निकाले, सबसे कमाल का प्रदर्शन अमित मिश्रा का आईपीएल में, कमाल की गेंदबाजी, और उसके बाद आपको सीधा चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट मिला। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी हो रही है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2013 में आप चैंपियंस ट्रॉफी जाते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो पाते। फाइनल मैच पे सीधा मैं आऊँगा। फाइनल वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा था, 21 ओवर का मुकाबला था वो इंग्लैंड के खिलाफ। क्या ऐसा हुआ उस मोमेंट पे कि जब एकदम से वहाँ पर ओवन मॉर्गन और रवि बोपारो को आउट कर देते हैं आशीष नेहरा,
और मैच पूरा पलट जाता है। ड्रेसिंग रूम में क्या चर्चा चल रही थी उस वक्त जब वो मैच हाथ से जा रहा था? देखिए, एक पॉजिटिव यही बात हुई कि उस टाइम बारिश हो गई, और बारिश में इंग्लैंड में आप जब खेलते हैं ना तो हमेशा बॉलरों को हेल्प करती है। तो बाद में क्या हुआ, जब हल्का सा मॉइस्चर विकेट में आ गया तो वहाँ पे बॉल स्विंग होना स्टार्ट हो गया, और साथ में बॉल पिच होके स्पिन भी होने लग गया, क्योंकि विकेट में हल्का मॉइस्चर आता है तो बॉल ग्रिप करना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे शायद अश्विन ने भी 1 या 2 आउट किए थे। तो मुझे लगता है एक वो सबसे बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, और सबने यही बात किया कि अब जो भी होगा विकेट के लिए जाएंगे और अच्छी जगहों पे बॉल डालो। बॉल स्विंग होना स्टार्ट हुआ है। मुझे अच्छे से याद है कि धोनी ने शायद मैच जैसे स्टार्ट हुआ बॉल स्विंग होना स्टार्ट हुआ तो सबको बुला के एक ही बात यही बोली, हम तो 11 में नहीं थे लेकिन जो हमें बताया गया कि विकेट के लिए जाएंगे और विकेट पे विकेट टू विकेट बॉल डालेंगे, क्योंकि आखिर में 25-26 गेंदों में 25-26 रन ही चाहिए थे। और शायद 2 या 3 विकेट थी। 6 विकेट बाकी थे पहले। तो वो 2 विकेट तो बाद में निकाले जब रवि बोपारा को और ओवेन मॉर्गन को आउट किया। ऐसा ही हुआ था बिल्कुल। सडनली एकदम गेम चेंज हुआ, क्योंकि वेदर के कारण हमको वो मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लो या जो भी समझ लो, वो एक हेल्प हुआ। और आशीष नेहरा आपको पता ही है, स्विंग के मास्टर तो थे ही, साथ में और उनको सपोर्ट मिला, साथ में अश्विन को भी सपोर्ट मिल गया तो उन्होंने भी 1-2 आउट कर दिए, साथ में भी उन्होंने 2 आउट कर दिए, तो एकदम से चमत्कार हो गया। उसके बाद ये बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि यार MS धोनी बिल्कुल लकी चार्म उनके साथ है, वो लकी कैप्टन भी हैं कि ऐसे मैच को भी निकाल के ले आए, वो भी उस गेंदबाज के हाथों जो उस मैच में बहुत मार खा रहा था। नहीं, लकी तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये क्रिकेट की नॉलेज उनको बहुत अच्छी थी कि मेरा बॉलर कौन सा बॉलर किस टाइम पे मेरे को अच्छी बॉलिंग डाल के देगा, या कौन सा बैट्समैन किस कंडीशन में मुझे अच्छा, ये उनको एक नॉलेज हमेशा से मैंने देखी थी, वो थी उनके पास, और वही एक चीज़ है जो गेम को चेंज कर देती थी। इसके बाद 2014 का T20 वर्ल्ड कप आता है, आप उस टीम का भी हिस्सा थे, हालांकि इस बार आपको खेलने का भी मौका मिला MS धोनी की कप्तानी में। इंग्लैंड में जीत गए लेकिन मीरपुर में फाइनल हार गए। तब क्या माहौल था टीम का, क्योंकि एक टीम जिसको जीत की आदत लगी हुई है, 2007 से MS धोनी की कप्तानी में कोई हार नहीं देख रहे, जिस चीज़ पे हाथ रख दे रहे हैं वही हमारे हाथ में आ जा रही है। चाहे 2007 का वर्ल्ड कप हो, 2011 का विश्व कप हो, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, लेकिन 2014 में कहानी फंस गई। तब ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था पहली इतनी बड़ी हार देखने के बाद? फंसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि टूर्नामेंट हमने बहुत अच्छा खेला, और जो बात भी हुई बाद में कि यही हुई कि खाली एक मैच हम लोग अच्छा नहीं खेल पाए, वो भी शायद लास्ट के 4-5 ओवर में हमने वो परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे हमारी बैटिंग चल रही थी, तो शायद उसकी वजह से। तो लेकिन जो बात हुई, टूर्नामेंट हम बहुत अच्छा खेले, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और बैट्समैन बहुत अच्छा गया, यूवी ने अच्छी परफॉर्म, सभी अच्छे लोग अच्छा कर रहे थे उस टाइम पे। बट ये कहेंगे कि बुरा मैच कह लो या बुरी नाइट कह लो, वही हुआ। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जाता था, क्योंकि मुझे एक ही वर्ल्ड कप खेलने को मिला और वो हम उसमें फाइनल में पहुंचे और फाइनल में हारे, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा वो था कि मेरे को बहुत फील हुआ वो कि यार एक वर्ल्ड कप मैं खेल रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, फाइनल तक भी पहुँचे और फाइनल हार गए। लेकिन एज इन टीम अगर देखें बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, लेकिन बस एक दिन कह लें या कहते हैं ना कि ऑफिस में बैड डे, वो वाला टाइम था बस, और तो कुछ नहीं था। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रही, सारे लड़के बहुत खुश थे, मतलब हार का तो था लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत खुश थे कि सब लोगों ने परफॉर्म किया था। एक इंडिविजुअल होके खेल रहे थे हम लोग वहाँ पे, एक टीम होके खेल रहे थे, वो दिख रहा था उस टूर्नामेंट के अंदर। विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे, 319 रन उस विश्व कप में उन्होंने बनाए थे। लेकिन एक खबर और एक सोशल मीडिया में बड़ा वो चलता है कि 2014 T20 वर्ल्ड कप से पहले MS धोनी ने नेट्स में आपको 10 गेंदों पे 52 रन मार दिए थे, 6 छक्के 4 चौके मारे थे नेट्स में। ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। नेट्स में माही भाई ने अमित मिश्रा को 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे। कोई ये सच है या झूठ है, अफवाह है, क्या है? ये तो मुझे अफवाह ही लग रही है, मेरे को तो नहीं लगा, मेरे को तो याद नहीं आता ऐसा कुछ हुआ होगा कभी कभी। नेट्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ, 10 गेंदों में 52 रन ना। अरे बहुत सारे लिंक्स खराब हो जाएंगे, वेबसाइटों के लिंक पड़े हुए हैं गूगल पे। मेरे को तो कहते हैं वीडियो भी तो होगा ना फिर वाला। हाँ, किसी वीडियो पे कोई आपके पत्रकार वीडियो तो बना ही रहे होंगे। खबरों के लिंक मैंने देखे, हाँ, हमारी रिसर्च टीम ने भी। वीडियो नहीं दिखा, लिंक ही दिखे। लिंक में क्या दिख रहा है? वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। भैया लोगों की जबान है, जबान का तो कुछ कर ही नहीं। नहीं मारे 10 गेंदों पे 52 कभी नहीं मारे। 6 गेंदों पे 6 छक्के नहीं मारे, मेरे को तो याद नहीं आता। 6 पे 6 युवराज नहीं मारे। हाँ उन्होंने मारे, बिल्कुल मारे, मेरे पे नहीं मारे लेकिन। एक चीज और है, अब हम बात करते हैं विराट कोहली की। आपके आखिरी कप्तान, दिल्ली के एक और क्रिकेटर, और एक और ऐसे क्रिकेटर गौतम गंभीर की तरह, जिन्हें आप
क्रिकेट के मैदान से या इंडियन टीम से पहले से जानते हैं। जी। आप बताते हैं लगभग साल 2000 से मान लिया जाए, 2000 12-14 साल के रहे होंगे वो। हाँ मतलब ये समझ लो आप। चीकू थे तब। चीकू तो बाद में बने, पहले हाँ। वीरू बोलते थे उसको, विराट को। वीरू। हाँ, घर में उसको वीरू ऐसे ही बोलते थे सब। चीकू तो बाद में तो बने। ये नाम कैसे बदला वीरू? तो कैसे ये वीरू तो कैसे शायद पड़ा? मेरे ख्याल कैसे से, ये वीरू पाजी के नाम पे इंडियन पड़ा क्या? नहीं, विराट नाम था ना, तो घर में उसको हाँ। वीरू बोलते थे, जो मेरे को पता जी। है। पता नहीं सच है कि झूठ है, हाँ। बट मैंने सुना भी क्योंकि जो उनके कोच थे राजकुमार शर्मा जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा। हालांकि हमारे भी कोच रहे हैं वो, लेकिन दोस्तों की तरह रहे हैं हम लोग। तो हमेशा उन्होंने ही मुझे बताया कि एक विराट लड़का है, तू देख कैसा है, अच्छा करता है बैटिंग, मेहनती है। शुरू से ही मेहनती रहा, लेकिन चुलबुला था, हाँ। लेकिन मेहनती शुरू से था। क्रिकेट को लेके पैशन उसका बहुत अच्छा था शुरू से, बचपन से। हाँ। और तो मैंने तो उसको शायद 13 या 14 साल का देखा है। तो हमारे ग्राउंड पे भी वो खेलने आते थे। जब वो समोसा और पिज़्ज़ा खाते थे, पिज़्ज़ा तो क्या क्या खाते थे? क्या नहीं खाता, छोले भटूरे हाँ। छोले भटूरे तो आप भी खाते हैं, खाते थे। हमारे तरुण भाई भी खाते हैं, दिल्ली वाले सभी लेकिन खाते मैं हैं। अभी भी खाता हूँ, हाँ। कभी मेरा मन करता है तो मैं खाता हूँ सीताराम के छोले भटूरे। सीताराम राधे श्याम के पहाड़गंज। पहाड़गंज। तो वो रात को उसको चिप्स चाहिए होते थे। हाँ। वो जो बच्चों की आदतें होती हैं। हाँ। तो वो बर्गर खाता था, सब कुछ खाता था। मैंने उसको छोले कुलचे भी खिलाए हैं। अच्छा। अपने ग्राउंड पे, हमारे भारत नगर के ग्राउंड पे जहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो वो विकासपुरी में करते थे प्रैक्टिस, हम यहाँ करते थे, तो यही फ़र्क था। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि वो चीकू से विराट तक का जो सफ़र है, हाँ जी। मतलब साल 2000 एरा की बात कर लें, 2000 से लेकर 2025 तक चीकू से विराट में कितना बदलाव आप देख रहे हैं, कितना फ़र्क आया? देखिए, पॉजिटिव तो बदलाव सब में ही आता है, क्योंकि बदलाव समय का डिमांड है और आना भी चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल कि जब तक आपके अंदर वो बदलाव नहीं आएगा ना, तब तक आप ऊपर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ेंगे। लेकिन मेरे को क्या लगा, जो विराट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो लगी मुझे, मतलब पॉजिटिव कहूँगा मैं उसको, कि उसने मेहनत को और डबल कर दिया। जिस तरह से वो नेट पे कोई चीज़ में आधा घंटा बैटिंग करता था, तो उसने 1 घंटा कर दी, तो वही रिजल्ट उसको मिले। आज वो नंबर 1 बैट्समैन ऐसे ही नहीं बना है कि खाली विराट। उसने परफॉर्म किया है, मेहनत की है, इतने रन बनाए हैं। और तो हम जब इंडियन टीम में, मैंने खुद देखा है कि वो 1-1 घंटा बैटिंग करना, ये सब करना, खाने पे पूरा ध्यान देना, लाइफस्टाइल को चेंज कर देना, अपना सारा कुछ चेंज किया उसने लाइफ में। इतना आसान नहीं है नंबर 1 बैट्समैन बनना। जब भारतीय टीम विश्व कप हारती है विराट कोहली की कप्तानी में, जी, कप्तानी उनसे ले ली जाती है, कितना सही कितना गलत मानते हैं आप इस चीज़ को? क्या वो सही वक्त था इंडियन क्रिकेट के लिए विराट कोहली से कप्तानी लेने का? मेरा ये मानना है कि ये खाली एक सीरीज से नहीं होता ना। आप पहले भी कुछ सीरीज ऐसे गई होंगी, आपकी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ा होगा। बट मेरा ये मानना है, मैंने हर जगह कई जगह बोला है कि जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी है तो उनका फोकस सिर्फ अपनी बैटिंग पे आ गया, और उसके बाद से उनके वापस वो फॉर्म स्टार्ट हो गई। क्या होता है ना, जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ पे आपको ध्यान देना है एज ए कैप्टन, अब खुद परफॉर्म नहीं हो पा रही, तो आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान, अपनी परफॉर्मेंस ना देख के टीम की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको, वो तो उनके लिए पॉजिटिव हुआ मुझे लगता है। उसके बाद से उन्होंने रन वापस बनाने स्टार्ट किए, 1-2 100 बनाए, 50 बनाए, तो वो उनके लिए पॉजिटिव चीज़ हुई। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपको ओवर अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होता है। एक सवाल और है मेरा, पिछले कुछ वीडियोस हमने देखे आपका इंटरव्यू करने से पहले, जिसमें आपने बयान दिए जी। विराट कोहली में जो बदलाव हम देखते हैं, आप काफ़ी एग्रेसिव नज़र आते हैं, ग्राउंड पे भी एग्रेशन दिखता भी है, फील्ड पे दिखना भी चाहिए, लेकिन कई बार वो एग्रेशन जो है ना दूसरे खिलाड़ियों से नोकझोंक में बदल जाता है। IPL 2023 की वो तस्वीर याद आती है जब आप खुद भी मैदान पे थे, उस पर आपने एक बयान दिया, गौतम गंभीर के साथ विराट कोहली की नोकझोंक होती है और मैदान पर 2 टीम के खिलाड़ी खेल रहे हैं तो हो भी जाती है। उस पर अब आपका क्या सोचना है? देखिए, दोनों हमेशा फाइटर रहे हैं अपनी फील्ड में। गौतम गंभीर भी ऐसा रहा है, उसको भी हार पसंद नहीं है, विराट कोहली को भी हार पसंद नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात क्या हो जाती है जब आप एक जगह भिड़े और उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर गए, अगले मैच में भी ले गए या अगली सीरीज़ में भी ले गए। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक चीज़ हुआ, ख़त्म हुई बात, अगले आप जाके बात बड़ी ख़त्म करिए, अगले नॉर्मल का हो जाइए आप। बट जब वो चीज़ बढ़ जाती है ना, वो जब कैरी ऑन हो जाती है, वो चीज़ ख़राब है, मेरा ये मानना है।
क्योंकि हर कोई जीतने के लिए खेल रहा है और हर कोई अपने प्लेयर को सपोर्ट, विराट कोहली अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करेगा एज ए कैप्टन, करेगा ना? तो गौतम गंभीर ने भी वही करा, उन्होंने भी वही करा, विराट कोहली ने भी अपने प्लेयर्स को सपोर्ट किया, अपने टीम को सपोर्ट किया, गौतम ने भी वही किया। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब आप उस चीज़ को आगे ले जाते हैं, ग्राउंड पे ना ख़त्म करके वो चीज़ जब आगे बढ़ जाती। वो चीज़ें बाद में ख़त्म हुई, बाद में हुई। आज दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आपका विजुअल देखिए आप, तो ख़त्म तो हुई लेकिन थोड़ा लेट हुआ, ख़त्म हो गई, होती है ख़त्म। क्योंकि क्रिकेटर कभी किसी का कोई दुश्मन नहीं होता, क्रिकेटर का कभी हो भी नहीं सकता है। नवीन उल हक के साथ भी ख़त्म हुई। हाँ बिल्कुल हुई ना, आपने देखा ना वो मैचेस में बात हुई, नवीन से मेरी बात भी हुई, उसके बाद कह रहा नहीं वो हमने बात कर ली, हाँ, तो वी सेइंग जो हो गया ख़त्म करते हैं। तो बस यही हो, कभी क्रिकेटर में नहीं, वो ना क्रिकेटर का कभी दुश्मन हो ही नहीं सकता है। हाँ कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक जगह पे जब क्रिकेट जब बात होती है तो हम वो हमेशा एक जगह एक पेज पे होते हैं। एक पेज पे होते हैं। आप और इरफान पठान भी एक पेज पर हैं क्या? बहुत पूछा जाता है ये सवाल, क्योंकि संविधान तक बात चली गई, संविधान की किताब तक। सर देखिए, आप एक देश में रह रहे हैं। अच्छा, ये बात उस ट्वीट से जुड़ी हुई है, ये भी मैं समझ बता गया दूं, मैं आपकी बात, जो इरफान पठान, नहीं दर्शकों के लिए, हाँ। जो ट्वीट इरफान पठान ने किया, उसके बदले में फिर अमित मिश्रा की तरफ से जवाब आया, फिर इरफान पठान ने भी जवाब दिया। हम कोशिश करेंगे उस स्क्रीन पर भी आपको दिखा दें। जी, तो क्या होता है कि आप ना एक देश में रहते हैं, तो आप अपने रूल्स तो नहीं बना सकते ना। एक देश का रूल है, एक देश का संविधान है, आप उसको ही फॉलो करेंगे ना। तो आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि मेरा मज़हब ये है, तो फिर तो सबको मज़हब बना के दोगे आप। सिख कहेंगे हमारा मज़हब ये है, हमारा मज़हब ये कहता है। नहीं, लेकिन मज़हब की बात तो नहीं थी उस ट्वीट में। मतलब एक संविधान की बात तो थी ना, संविधान को फॉलो करो। कोई चीज़ अगर एक सरकार ने बना के आपको बोला है कि ये चीज़ करना है, तो वो आप फॉलो करो ना। आप अपने कि नहीं हम तो ये करेंगे, हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, ये क्या बात हुई? फिर तो ऐसे सारे सब कुछ करने लग, हर कोई अपना अपना बोलेगा फिर। तो मेरा सिर्फ इतना ही था उसके अंदर, और कुछ नहीं था। कि आप एक देश के अंदर रहते हैं, आप छोटा एग्जांपल देता हूँ, हम बहुत दूर तो नहीं, दुबई जाओ, आप दुबई जाते हैं, आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ। हम जैसे इंडिया में कागज़ नीचे फेंक देते हैं, दुबई में फेंक सकते हैं आप? नहीं फेंक सकते ना। मैंने तो लोगों को, बच्चों ने कागज़ फेंका है, उसको उठा के जिम में डालते हुए देखा है। तो एक संविधान की बात है, रूल है, उसको फॉलो कर रहे हैं और हर कोई फॉलो कर रहा है। तो इंडिया में क्या दिक्कत है? यहाँ भी फॉलो करो ना, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। जब एक हो जाओगे, जब एक होके चलोगे, तभी आगे बढ़ेगा ना देश। खैर, इरफान पठान उसके बाद यही तो कह रहे हैं अगले ट्वीट में कि मैं तो संविधान को फॉलो करता ही हूँ। मैंने तो उनकी बात ही नहीं करी। हाँ, मैं तो संविधान की बात करी थी खाली। आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे, मैं तो संविधान की बात कर रहा था कि संविधान जो है उसको हर नागरिक को फॉलो करना चाहिए। इरफान पठान से मुलाकात हुई उसके बाद? हाँ हुई ना, कमेंट्री में बात होती है हमारी, कमेंट्री करता हूँ तो बात होती है। मिलते हैं पहले की हाँ, तरह बिल्कुल। गर्मजोशी से? बिल्कुल। सिर्फ हाथ मिलते हैं या गले भी मिलते हैं? नहीं, गर्मजोशी से तो हम कभी नहीं मिले। हाँ। ऐसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, जैसे पहले मिलते थे वैसे ही। जैसे पहले मिला करते थे। बिल्कुल। टीम में भी ऐसे मिलते थे? हाँ। कभी साथ में किसी प्लेइंग 11 में रहे आप लोग? मुझे जहन में नहीं आ पा रहा है। प्लेइंग 11 में तो नहीं रहे, स्क्वाड में रहे? चैंपियंस ट्रॉफी की जिसकी बात है स्क्वाड में रहे। हाँ, उसके स्क्वाड में उसके साथ स्क्वाड में में थे। साथ में थे। कभी इरफान ने विकेट लिया हो, आपने सेलिब्रेट किया हो बिल्कुल साथ करा है, क्यों नहीं करा है, हमेशा करा है। मेरे विकेट पे उसने करा है। अभी ये जो लेजेंड्स लीग चलती है इतनी सारी, उसमें कभी साथ में खेलेंगे? अभी देखते हैं लेजेंड्स लीग का क्या है। अभी तो रिटायरमेंट टीम मैंने दी नहीं है, जब दूंगा तब आऊँगा, उसको रोक कर रखिए हमारे दर्शकों के लिए, वो आखिर में मैं आऊँगा। अगला सवाल मेरा आपसे एक और है। एक जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि अक्सर जितने सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, ख़ासतौर पे आपके कई दोस्त भी हैं, हाँ, गौतम गंभीर साहब हों या फिर मोहम्मद अजरुद्दीन हों, वो मेरे दोस्त नहीं है, सीनियर क्रिकेटर हैं, हाँ। आपकी बिरादरी से हैं, हाँ। क्रिकेट बिरादरी से। मनोज तिवारी हमारी बैठकी में भी आए थे। हाँ हाँ। तो ये सब लोग जो है ना, थोड़ा सा राजनीति की तरफ भी रुख किया। गौतम गंभीर सांसद रहे जी, पूर्वी दिल्ली से, मोहम्मद अजरुद्दीन भी सांसद रहे, तो मनोज तिवारी अभी एमएलए हैं बंगाल से। जी। तो क्या कभी अमित मिश्रा को भी हम एमएलए साहब या सांसद महोदय कह पाएंगे? ऐसी कुछ संभावनाएं हैं? संभावनाएं तो कम है, लेकिन अगर मुझे कुछ चीज़ सुधारने का, अच्छा करने का मौका मिलेगा किसी भी उस फॉर्मेट में, तो मैं हमेशा नंबर 1 पे रहूँगा, चाहे किसी भी चीज़ में मिले। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मैं कोई चीज़ अच्छी करने में मैं अपना सहायक बन सकता हूँ, तो मैं हमेशा रहूँगा। अगर कोई ऑफ़र आता है आपको किसी पार्टी की तरफ से,
तो आप इंटरेस्टेड हैं उसमें? मैं इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने टर्म एंड कंडीशन पे जाऊँगा कि मैं ये कह के जाऊँगा कि भैया मैं आऊँगा, लेकिन आपको देश की भलाई और लोगों की भलाई पे अगर मुझे लेना चाहते हो तो आऊँगा, और आप को मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ सोचा है कि सोचा कोई तो बिल्कुल नहीं है पाल उसमें जाने का, देश की- लेकिन ये है कि अगर बैक में भी रह के मुझे मौका मिलेगा, सामने बेशक मैं ना हूँ, तब भी मैं करूँगा ये काम। तब भी ये चीज़ करेंगे? एक पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, लोगों का भलाई करने के लिए कोशिश करूँगा। तो वो भी तो एक जरिया है ना, इतने सारे लोग, इतने सारे जरूरी सेलिब्रिटीज थोड़ा ना जाते कि हैं। आपको पॉलिटिशियन बन के ही हाँ। आप लोगों का भला कर सकते हैं, और भी 10 चीज़ें हैं करने। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि पॉलिटिक्स की बात तो हमने कर ली, लोग ये भी पूछते हैं कि यार अमित मिश्रा जो लंबे समय से अब तो खेलते हुए भी नहीं दिख रहे, जी, अमित मिश्रा साहब कर क्या रहे हैं इन दिनों? इन दिनों तो मैं एक्चुअली अपनी इंजरी से जूझ रहा था, लेकिन वापस ट्राइंग की जो भी मेरी लेगेसी है हाँ। उस पर थोड़ा सा फोकस मेरा चल रहा है। स्पिनिंग कोई लड़का, 2-3 लड़के मुझे दिखते हैं कि एकेडमी में चला गया, कोई लड़का चाह रहा है, किसी के फादर चाह रहे हैं कि मेरे बच्चों को बताओ, तो मैं जाके बताता हूँ, उनको सिखाता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये लेगेसी आगे बढ़े, किसी अच्छे लेग स्पिनर और 4-5 पैदा हों, देश के लिए खेलें और परफॉर्म 400-500 हज़ार विकेट लें और देश को जिताएं। वो सवाल भी है मेरा। युजवेंद्र चहल जी। एक ऐसा नाम नज़र आता है, हरियाणा से ही आते हैं वो भी, आपने भी हरियाणा के लिए बहुत क्रिकेट खेला, तो युजवेंद्र चहल पिछले 1.5 साल से अब वो भी टीम से बाहर हैं, तो उन्हें किस तरीके से देखते हैं आप, उनका फ्यूचर इंडियन टीम में? नहीं, फ्यूचर तो है ही उनका, लेकिन उनको डोमेस्टिक में अच्छा करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके खेलें, अपने आप क्रिकेट को, अपनी बॉलिंग को एनहांस करें, जाके किसी जो भी उनको लगता है कि जो उनकी बॉलिंग में हेल्प कर सकते हैं उनसे जाके बातें करें, फिटनेस पे ध्यान दें, सारे मैचेस खेलें, डोमेस्टिक के डेज के मैचेस खेलें, सारे मैचेस खेलने चाहिए मुझे लगता है उनको, और जिनसे भी उनको लगता है कि वो उनकी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उनसे जाके जाएं, कोचिंग करें, कोचिंग लें, उनसे बात करें। तो कमबैक में तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा उम्र तो हुई नहीं है और ज़्यादा कोई लंबा गैप भी नहीं हुआ है, और आईपीएल आ ही रही है, आईपीएल में अच्छा करेंगे तो शायद उनका कमबैक भी हो सकता है। कमबैक हो सकता है। रोहित शर्मा ध्यान देंगे युजवेंद्र चहल के परफॉर्मेंस पे? क्यों नहीं देंगे, अगर वो परफॉर्म करेंगे तो। हाँ, परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना, लेकिन पहले आपको, तभी तो ध्यान आप खींच सकते हो किसी का। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि टीम मालिकों को लेकर होता है आईपीएल के, अक्सर पूछा जाता है कि यार उनका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होता है, कई बार वो आके खिलाड़ियों को भी टोक देते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि हमने एक तस्वीर केएल राहुल की भी देखी थी। देखिए, बुरा तो लगता ही है ना, हाँ, एक फाइट करके हारना और एक हथियार डाल देना, उसमें हर किसी को बुरा लगेगा ना। तो उनको वही बुरा लगा था कि भाई मैच हार, क्योंकि बैक टू बैक मैच हम ना ऐसे हार गए। 2 पहले हम कलकत्ता में ऐसे हार गए, उन्होंने 12-13 रन में ओवर में ही चेस कर दिया, 160 कुछ 70 रन। फिर हम हैदराबाद में 9 ओवर में हार गए, तो उनको सिर्फ ये बुरा लग रहा था कि यार फाइटिंग स्पिरिट कहाँ है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, जो मुझे लगा, जो मेरे को पता लगा, कि उन्होंने ये बोला कि मैच हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई हार रहा है, लेकिन कैसे हार रहे हो उस पर तो ध्यान दो। ये कहा केएल राहुल से उन्होंने? नहीं, ऐसा मेरे को लगा, ये मेरा सोच है। अच्छा। क्योंकि मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि मैं बाहर बैठा था, दोनों मैचों में नहीं खेला। यार आप एक फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। हुआ क्या था मोमेंट, अगर आप हमें एक्सप्लेन कर पाएँ थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत करीब थे उस। हुआ ये था कि सेम विकेट पे हम खेल रहे हैं, सेम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो हमने बनाया 167 या 157 कुछ, उनको हमें बनाने में लगे 20 ओवर, उनको बनाने में लगे खाली 9 ओवर, और विकेट भी एक भी नहीं। तो उनको ये चीज़ बुरी लगी कि भाई ये सेम चीज़ सेम जगह इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं ना, तो उस पर फोकस करो, क्या गलत कर रहे हैं, बैक टू बैक हो रही है चीज़, तो उसका लेके बस कंसर्न था, और ऐसा तो कुछ बड़ी बात नहीं थी। आप खुद 4 आईपीएल टीमों से खेले, किस टीम का माहौल सबसे बढ़िया लगा और किस कप्तान के अंडर आपको लगा कि यार यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी रही? हाँ, आईपीएल के अंदर तो मेरे को सभी कप्तानों ने हेल्प सपोर्ट किया है। हाँ। मैं किसी एक का नाम तो नहीं लूँगा। दिल्ली डेयरडेविल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स वीरू भाई थे, हाँ, पूरा सपोर्ट था, मैंने आपको बताया ही पहले। उसके बाद गौतम गंभीर बने, उनका पूरा सपोर्ट रहा। उसके बाद मैं हैदराबाद चला गया, हाँ, हैदराबाद में संगाकारा था, वो तो 200% फेथ करते थे मेरे पे, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस दे के बॉल डलवाते थे कि पूछो मत, हाँ। कि मैं ही उनका बॉलर हूँ मेन। उसके बाद कैमरून वाइट के अंदर खेला, वो भी मुझे बहुत बढ़िया कैप्टन लगा। हाँ।
वैसे अगर अगर देखा जाए ना, अगर जैसे शेन वॉर्न के लिए कौन था कैप्टन? स्टीव वॉ किसकी बात कर रहे स्टीव हैं? वॉ, शेन वॉर्न जी। जिस तरह से शेन वॉर्न, वो चीज़ ना उनके अंदर है, मैंने देखा है कि अपने जो लेग स्पिनर जो सबसे थोड़ा डरा हुआ जी, रहता है जी। उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, वो उनके अंदर दिखा मुझे। हाँ, तो आके हमेशा डाल बिंदास। वही अमित मिश्रा के साथ किसने किया? आई थिंक मेरे साथ तो सभी ने किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने भी नहीं किया कि यश ने ऐसा बोल दिया। मेरे को हमेशा, चाहे विराट हो, विराट के अंदर मैं ज़्यादा सीरीज तो नहीं खेला, या 1 या 2 सीरीज खेला हूँ। विराट भी आके मुझे यही बोलता था, मिशी भाई बोल लो, मिशी भाई बोलता था वो भी, मिशी भाई बोल लो क्या फील्ड चाहिए, बस इतना आगे जरूर बोल देता था कि ये यहाँ पे वीक है, हम ये कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। ऐसे ही MS धोनी थे, ऐसे मेरे लिए वीरेंद्र सहवाग थे, ऐसे मेरे लिए गौतम गंभीर थे, ऐसे मेरे लिए संगाकारा थे, ऐसे मेरे लिए कैमरन वाइट थे, और ऐसे ही मेरे लिए KL राहुल भी थे। इसके अंदर वो सीनियरिटी का फ़ायदा मिलता है क्या कई जगह पे? थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा काउंट करता है ना, तो वो एक्सपीरियंस के लिए वो कई बार अच्छे हेल्दी डिस्कशन भी होती है। तो अगर आप उस कॉन्वर्सेशन में अगर आप अपना सीनियरिटी के अच्छे पॉइंट डाल दिए तो आपकी बात 100% मानी जाएगी। हाँ, ये होता है, बस इसका फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जो कि बहुत सारे इंडियन क्रिकेट टीम के दर्शक और बहुत सारे आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि अमित मिश्रा लंबे समय से हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे, क्या गुपचुप तरीके से कुछ रिटायरमेंट की खबर आएगी, या अमित मिश्रा दोबारा हमें किसी प्लेटफॉर्म पे खेलते हुए नज़र आएंगे? यार सच्चाई तो यही है कि अब टाइम तो आ ही गया है रिटायरमेंट का, एक अलविदा करने का एक टाइम होता है इंसान का। तो हो सकता है कि, बट आपको बहुत बड़े कंपटीशन में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ज़रूर दिखूंगा आपको खेलते हुए और वापस अपनी बॉल डालते हुए। तो मेरा कोशिश तो यही है कि आने वाले बच्चों को अब सिखाने वाले तौर पे चला जाए, उनको बताया जाए। अपना एक दौर था, निकल गया, अब नए नए बच्चे आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बच्चे नए लड़के जो आ रहे हैं काफ़ी टेक्निकली फॉल्ट है उनके अंदर, वो छोटी छोटी अगर चीज़ें ठीक कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि एक वापस वो एक एरा आ जाएगा हमारे पास, कि हमारे पास भी 3-4 लेग स्पिनर खड़े रहेंगे, अच्छे लेफ्ट हैंड स्पिनर रहेंगे, अच्छे ऑफ स्पिनर रहेंगे, तो ऑप्शन बढ़ जाएगा। देश में अभी कौन अच्छा लेग स्पिनर नज़र आता है आपको इंडियन टीम के लिए? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नाम तो 2 नाम बता पाएं अगर एक का नाम भी बताऊंगा तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, और सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त और भाई आप जैसे 2-3 बता दीजिए। ललन टॉप तो ओपन प्लेटफॉर्म नहीं, सारे अच्छे हैं, बट जैसे कि मैंने कहा ना, जो लगता हो क्या एज अ सेलेक्टर, मान लीजिए आपको 11 में चुनना हो कि ये इंडियन टीम में होने चाहिए 3? देखिए, एक तो कुलदीप तो है ही, हाँ, और एक राहुल चाल लड़का है लेग स्पिनर, हाँ, मुझे लगता है उस पर टैलेंट बहुत है, लेकिन वही छोटी छोटी जो चीज़ें मैंने बोली अगर वो इम्प्रूव करें। चहल तो है ही। यही है कि कई बार ना जब खेलते खेलते ना कई चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते अपनी बॉलिंग में, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, वो चीज़ें आपको रिपीट करनी है। अब फॉर्मेट के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, इतना फोकस रहना पड़ेगा माइंड से, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना। तो आपको वो चीज़ें फोकस करनी है कि मेरे फॉर्मेट के साथ मेरे को क्या क्या चेंजेस करनी है अपनी बॉलिंग के अंदर। क्या ऐसा कोई मलाल है या रहेगा कि मैं IPL में खेलते हुए या इंडिया के लिए खेलते हुए रिटायरमेंट लेता? ये है, बिल्कुल मलाल है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपके सामने। मेरे दिली ख्वाहिश थी, क्योंकि मैंने एक बार बताता हूँ कि मैंने बहुत पेशेंस से अपनी क्रिकेट चलाई है। जब मैं खेलना स्टार्ट हुआ, यंग था, तो भज्जीपा और अनिल भाई खेलते थे, मैंने पेशेंस रखा क्योंकि सीनियर थे, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं खेलूँगा। फिर मैं 2008-3 के अंदर टीम में आया, फिर उसके बाद 5 साल का गैप आ गया, फिर भी मैंने पेशेंस को छोड़ा नहीं, मैं अपनी मेहनत करता रहा। 8 में टीम में आया, टेस्ट में मैन ऑफ द मैच बना, अनिल भाई उसमें भी इंजर्ड हुए तो मुझे चांस मिला, तो उसमें मैंने 5 विकेट और 3 विकेट लिया, मैन ऑफ द मैच हुआ। तो फिर वहाँ से जर्नी चलती रही, ऊपर नीचे खेलते रहे। तो ये मेरा मलाल रहा कि जब मेरा वापस कमबैक विराट कोहली ने श्रीलंका में कराया, तो मुझे सिर्फ एक ही मलाल था कि ये बच्चा, मतलब बच्चा क्या, भाई कहता था मैं, भाई जैसा ही था, है मतलब अभी तो कि यार मैं शायद 30-31 का उस टाइम पे हो चुका था, 30 या 32 का हो चुका था। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि 1-2 साल और खेलूँगा और उसके बाद मैं रिटायरमेंट लूँगा। एक मेरा वापस कमबैक हुआ और अच्छा कमबैक हुआ है। श्रीलंका में मैंने अच्छा परफॉर्म किया। और 2010 की बात बता रहे हैं? 9-10 की? नहीं 2018 की बात हुई है जी, 2018। हाँ, तो वापस वो कमबैक ऐसा था कि मेरे को ये था कि यहीं से अब मैं क्रिकेट 1-2 साल और खेल के थोड़ा बहुत जो भी है
रिटायरमेंट हुआ, बट मेरा इंजर्ड हुआ, उसके बाद मेरा कमबैक नहीं हुआ। जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे बाद में, तो वो मैं बता देता हूँ। तो मेरा ऐसा कोई भी और मोटिव नहीं था। तो विराट कोहली मैं चाहता हूँ और अगले 10 साल खेले, ऐसी पूरी हमारी टीम को, प्लेयरों को मोटिवेट करते रहे, क्योंकि मेरा उनसे कुछ नहीं था। 10 साल खेल पाएंगे विराट और रोहित दोनों को मैं लेकर तो सवाल। चाहता हूँ, हाँ, मैं तो चाहता हूँ, कौन नहीं चाहेगा। MS ऐसे धोनी प्लेयर खेल वो रहे भी हैं। चाहेंगे कि मैं खेलूंगा। हाँ। MS धोनी अभी तक खेल रहे हैं, हाँ, हो सकता है ये भी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते रहें इतना लंबा। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक लेगेसी बनाई है, तो मैं चाहूँगा तो जितना लंबा ये खेल सकें, क्योंकि यंगस्टर अभी आ रहे हैं, तो आप इनसे सीखने को बहुत मिलेगा उनको एज ए बैट्समैन, कि क्या करना चाहिए, किस टाइम पे कैसे बैटिंग करना है, कैसे कंडीशन पे क्या करना है, खाने पीने पे कैसे ध्यान देना है, कैसे लाइफस्टाइल को जीना है। तो इनसे, क्योंकि नए प्लेयर बहुत अभी आ रहे हैं टीम में, तो मैं चाहूँगा जितना भी, मुझे ये नहीं मिला कि अनिल भाई जब आए, 8 की बात करूँगा मैं, 2008 की, तो वो रिटायर होकर चले ही गए, उनसे मैं सीख ही नहीं पाया उनसे कुछ। मैं चाहूँगा कि इनसे, इन लोगों को सीखने को मिले, जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं। हमारे टाइम पे थोड़ा एक्सेस कम था, अब तो एक्सेस आपके पास पूरा है, हर चीज़ पूछ सकते हैं, IPL में पूछ सकते हैं, हर जगह पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, शेयर डायरेक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि माहौल चेंज हो गया है। क्योंकि सीनियर और जूनियर में वो चीज़ जो बारिंग थी ना, वो ख़त्म हो गई है। अब साथ में बैठ के सब बात करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो वो चीज़ मैं चाहूँगा कि जितना लंबा चले इन लोगों के साथ, इनको सीखने को मिलेगा सबको बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इंडियन क्रिकेट टीम को सीखने को मिलेगा, ऐसा अमित मिश्रा बता रहे हैं। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों लंबे समय तक और खेलते हैं, खुलकर सारी बातें की अमित मिश्रा, उस दौर के क्रिकेटर, उस ज़माने के क्रिकेटर, जब हम में से बहुत सारे लोगों ने इन्हें देखकर सीखा। कुछ हमारे जो न्यूज़ रूम के साथी हैं, उनके कुछ सवाल हैं, वो भी मैं चाहूँगा कि आप उनको भी एड्रेस करें, और फिर 2 सोशल मीडिया के सवाल फिर आप। डन। अमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ललन टॉप। थैंक यू सर। हम लोग स्टम्प माइक पे जो बातचीत रिकॉर्ड होती है उसका थोड़ा सा हिस्सा सुन पाते हैं जी। पर अक्सर खिलाड़ियों ने कहा है कि वो सिर्फ टीजर होता है, खेल बहुत बड़ा होता है वहाँ पे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन आपको याद रह गया कि बढ़िया चुकाया मौके पे? हाँ, मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। एक मैं भी नाम गिना ही रहा था जी। मिस्टर केपी पीटरसन, केविन पीटरसन। केविन पीटरसन जी। तो वो शायद RCB के लिए खेल रहे थे उस टाइम पे जी। पहले। तो उन्होंने, अब फ्लैट विकेट था बेंगलोर का, सबको पता है, तो उन्होंने 2-3 छक्के मार दिए। उससे पहले 2-3 बार मैंने उनको आउट कर रखा था। तो ही टोल्ड मी कि यहाँ नहीं चलेगी तेरी बॉल, इंग्लिश में बोला उन्होंने। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं चलेगी, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आई विल सी यू इन दिल्ली, दिल्ली की पिच पे मिलूंगा। दिल्ली के पिच पे मिलता हूँ। तो ये बात आपने हिंदी में कही या अंग्रेजी? इंग्लिश, हिंदी कहाँ समझ आएगी उसको। अच्छा। मुझे थोड़ी बहुत जो आती है मैंने इंग्लिश में बोल दिया उसको। जी। आगे पीछे कुछ एडजेक्टिव जोड़े थे या? थोड़े बहुत, बहुत ऊपर वाले लेवल वाले नहीं, जो मुझे थोड़े बहुत आते हैं बोल दिया था मैंने। जैसे? हालांकि बोल दिया था मैंने, आई विल सी यू इन दिल्ली। नहीं, इसके आगे पीछे क्या बोला था? बोला था। तो ये सब चीज़ें उसने भी बोल दिया कि आई विल सी यू, ऐसे उसने भी बोल दिया। अच्छा, चल रहा था दोनों तरफ से। मतलब मुझे लगता है उसको भी इतनी गाली आती थी। तो दिल्ली पहुँचे, तो नेट पे हम बॉल डाल रहे हैं। ही वॉज स्टैंडिंग देयर, लाइक पीछे से देख रहा है मुझे, क्या बॉल डाल रहा है, क्या बॉल डाल रहा है। तो आई टोल्ड हिम, उसने आके बोला आई गॉट इट। आई सेड व्हाट? यू आर बॉलिंग। आई सेड माई बॉलिंग? यू नेवर गेट माई बॉलिंग, ऐसे बोल दिया मैंने उसको। तो इंग्लिश में उसने बोला कि भाई देख लिया मैं तू क्या करता है, क्या करता है। मैंने कहा तो तेरे को दिखाने के लिए जो मैं डाल रहा हूँ ना, वो तो मैं डालूंगा ही नहीं मैच में। मैच में तो अलग बॉलिंग होगी मेरी तेरे लिए। तो वही हुआ। अब बैटिंग पे आया तो प्रेशर में दिखा मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लेग स्पिन डाली, उसको लगा गुगली है, उसने मारने का कवर्स पे आउट हो गया। मैंने कहा दिस कॉल्ड प्रेशर। नहीं, आपने कहा तो कुछ और भी होगा, वो बता दो बस। नहीं, वो तो नहीं बता सकता, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था उस टाइम। वो थोड़ा ज़्यादा था। वो थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा, तो वो नहीं बता से पाऊंगा, ऊपर चला लेकिन गया मैंने था। इसको ये जरूर बोला कि चल हो गया। मैंने इसको ये जरूर बोला कि तू सिर्फ बेंगलुरु में रन बना सकता है और कहीं नहीं बना सकता, जा अब तू। रन बनाने से याद आया, एक पूरे हिंदुस्तान में बहस चल रही है कि क्या अब रोहित शर्मा को टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। व्हाट्स योर टेक? सर मैं थोड़ा ब्लंट होकर बोलूँगा, जी ब्लंट ही बोलिए, ललन टॉप है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ हर क्रिकेटर का, या कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, हमसे पूछ के उसने क्रिकेट स्टार्ट नहीं करी,
ठीक है ना। तो जो भी प्रेशर उसने लिया लाइफ में, हम कभी भी उसके साथ नहीं खड़े हुए, कोई भी हो, किस प्रेशर से गुजरा है या किस जगह से गुजरा है। तो मेरा ये मानना है ये उसके पैर छोड़ना चाहिए। जिस दिन उसको लगेगा, कोई भी क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्समैन, जिस दिन उसको लगेगा कि मैं अब नहीं खेल पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, वो अपने आप रिटायरमेंट ले लेता है। पर सिलेक्टर तो 11 ही चुनेंगे ना, खिलाड़ियों को तो अक्सर नहीं लगता है। सेलेक्टर को रोहित को क्या काम है सेलेक्टर से? आप सेलेक्ट मत करो, वो उसकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है। ट्राई। डज ही डिजर्व अ प्लेस इन टेस्ट स्क्वाड? आई थिंक सो। उससे बेटर प्लेयर आप बताओ कौन है टेस्ट मैच में? टेस्ट मैच में जो प्रेशर ले सके। सर प्रेशर तो वो भी नहीं ले पा रहे हैं। नहीं ले तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी उससे बेटर कौन हैंडल कर सकता है? तो आप नए लोगों को मौका दोगे ना? बिल्कुल देंगे, तो साथ में दे ही रहे हैं ना। मेरे हिसाब से तो खेल ही रहे हैं, जो जब भी मौका मिल रहा है सबको खिला रहे हैं वो। इवन कि आप देखेंगे तो ऐसा कौन सा कैप्टन है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में अपने आप बाहर बैठ गया? आज तक बैठा है कोई? बताइए आप। कई लोगों ने कहा कि उसके बाद की पीआर एक्सरसाइज पे भी टिप्पणी करनी चाहिए, जिसमें तमाम लोग कि अरे साहब क्या त्याग की प्रतिमूर्ति बन गए। तो और भी बन सकते थे, वो क्यों कौन? बने? जितने भी थे। जैसे अब जैसे क्या बताऊँ, तो आपको पता है। अभी तो बोल रहे खुल के बात करेंगे। नहीं खुल के मतलब मैं तो ये कह रहा क्या हूँ, विराट इससे कोहली को पहले- भी बाहर बैठना चाहिए था? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले कौन सा कैप्टन खुद बाहर बैठा है बोल के? इससे पहले किसी और कैप्टन कैप्टन ने है जो लगातार टीम से बाहर बैठा हो, इससे खुद बोल के। इससे पहले कोई और कैप्टन लगातार 6 इनिंग में इतना खराब परफॉर्मेंस भी तो नहीं कर नहीं रहा है तो बहुत, आपको भी पता, वो आप देखिए, वो तो बहुत है। हाँ। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, कोई प्यार एक्टिविटी नहीं थी जो मुझे लगता है, क्योंकि वो उसका नेचर ऐसा नहीं है प्लेयर का। मैं जानता हूँ उसको पर्सनली, तो वो प्लेयर ऐसा नहीं है कि पीआर के लिए कुछ काम करेगा। उसको लगा होगा कि जनरली में से क्योंकि वो रनों जब बाहर बैठे तो फिर इस पे बात होनी बंद हो गई कि पिछले 3 टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रही थी, उस बिल्कुल त्याग पे बात आज होने तक बात लगी। हो रही है, तभी तो हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। वरना अगर वो नहीं होती तो हम आप रिटायरमेंट की बात नहीं करते। हम लोग तो तब भी यही बात कर रहे थे कि इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग यू शुड सिट आउट, एंड दैट अप्लाइज टू एवरीबॉडी। हाँ, तो कुछ सीरीज हर किसी की खराब जा सकती है, लेकिन चांस ये नहीं कि ये नहीं कह सकते कि आप रिटायरमेंट ही ले लो। वो प्लेयर के ऊपर होना चाहिए। अच्छा सर, आप उसको, आपको लगता है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं आप उनको ड्रॉप कर दो, रिटायरमेंट ही, लेकिन उसका हक है। हाँ, जब वो मांगेगा, जब उसको लगेगा तब वो लेगा। आप उसको टीम से ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत सर एक चीज़ और बताइए, ये हम लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में हारे, हमें अपनी याद नहीं है कि हम घर में किसी से हारे हों, नहीं। जी है ना। हम लोग 80 की पैदाइश है, 90 से क्रिकेट देखना शुरू किया, हमने तो घर में ध्वस्त किया है, धोया है। एक आध बार जब हम हारे भी एक आध टेस्ट मैच जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के खिलाफ, तो हमने बहुत साहसिक कमबैक किया। जी पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट हारे तो हमने कमबैक किया और फिर ध्वस्त कर दिया। जी इस दफ़ा हम 3-0 से बुरी तरह हारे। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। क्या वजह रही इसकी? आई थिंक बैटिंग परफॉर्मेंस मैं कहूँगा, क्योंकि यंग लड़के बहुत थे, एक्सपीरियंस इतना नहीं था किस टाइम पे कैसे बैटिंग करनी है। एक इंडियन टीम आप देखिए ना, इस टाइम पे जा रही है एक यंग टीम, नई टीम बनाने की तौर पे चल रही है। उसमें खाली 2-3 प्लेयर ही सीनियर हैं, मतलब विराट हो गया या रोहित का नाम ले लो, आप बुमराह का नाम ले लो, और 1-2 और होंगे। बट जो भी खेल रहे हैं वो एक, मुझे लगता है कि इनको एक क्लियर माइंड नहीं दिया गया कि भाई आप T20 खेलेंगे या आप वनडे खेलेंगे या आप टेस्ट मैच खेलेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सेलेक्टर की तरफ से क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल, इवन कि कोच की तरफ से भी होनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम हमें कोच को भी देना पड़ेगा, क्योंकि भी नए कोच बने हैं, कुछ नए प्लेयर के साथ वो बात कर रहे होंगे। जिस तरह से मुझे लगा है कि बात करनी स्टार्ट करी है, तो अब रिजल्ट दिख रहे हैं आपको सामने। तो ये मुझे लगता है कि जो आप 3-0 की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ही हुआ होगा कि उस टाइम पे वो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा होगा, और सडनली कुछ नए प्लेयर आए और सडनली कोच नए आए, तो वो बातचीत नहीं हो पाई होगी एकदम, जो एक बाउंडिंग वाली बातचीत होनी चाहिए। बातचीत की कमी है उस टाइम पे थी, अब शायद बेटर हुआ है। अभी जो करंट टीम है उसमें से कोई प्लेयर है जिसके आप रेगुलर टच में हो? करंट में मतलब अभी कौन है, शामी से बात होती है मेरी, जितने भी 2-3 जो सीनियर हैं सबसे बात होती है। जूनियर से तो इतनी नहीं होती, जो यंग हैं, क्योंकि वो मेरे से बहुत छोटे हैं, और जो 2-4 सीनियर हैं उनसे बात होती है मेरी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि लोग, पहले कहा जाता था कि साहब इंडिया इज़ पैराडाइज फॉर स्पिनर्स, स्पिनर्स के लिए स्वर्ग है भारत की पिच है। फिर पता नहीं राम जाने हमको क्या हुआ, जैसे हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से वैलिडेशन सा चाहिए हो कि हमने स्पिन ट्रैक बनाने कम कर दिए, और इसकी वजह से कहा गया कि स्पिन खेलने का अभ्यास भी बल्लेबाजों का चला गया। और न्यूजीलैंड में
के खिलाफ हार की एक वजह ये भी गिनाई गई। एज अ स्पिनर डू यू एग्री विद दिस कंक्लूजन सर कि स्पिन ट्रैक कम है जबकि वो हमारी ताकत है? अगर इंग्लैंड वाले या ऑस्ट्रेलिया वाले फास्ट पिच बनाते हैं तो हम स्विंगिंग ट्रैक बनाएंगे, हम स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आईसीसी एक बोर्ड है, तो बोर्ड ने एक वो बनाई है अपनी रणनीति कि इतने रन कम से कम हर विकेट में बनने चाहिए, हर पिच पे बनने चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने क्या करा है कि जो उनकी गाइडेंस है उसके हिसाब से विकेट बनाने स्टार्ट करें। तो मुझे लगता है कि इसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है, आईसीसी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि ये विकेट को ऐसा बनाया जाए कि जिससे कि 150 200 जो भी उनका मापदंड है कि इतने रन बनने चाहिए, तो वैसी विकेटें बननी स्टार्ट हुई हैं। सर आईसीसी भी तो हम ही चला रहे हैं। अब ये आप जानो, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो पूरा देश जानता है जब सर। जाऊंगा तब आपको बताऊंगा। जी पूरा देश जानता है ये तो। नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा आपको नहीं लगता है कि भारत आईसीसी का सबसे अहम प्लेयर है? होगा, मैं ये नहीं होगा होगा सर, मतलब मैं ये नहीं कह सकता। पूरा पैसा, पूरा डेटा, पूरी कुछ हद तक बादशाहत जरूर हमारी होगा, है। कुछ हद तक जरूर होगा। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन आपको भी कोई आईसीसी को भी अपने आप को ऊपर रखने के लिए उनको भी कुछ ऐसे मापदंड डालने पड़ते हैं जिनको उनको भी दिखाना पड़ता है कि हम भी आपकी क्रिकेट को बढ़ाना चाहते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। अमित भाई, अभी आपने गौतम गंभीर को लेके बात की कि उन्हें थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। पिछले 8 टेस्ट मैच देखे, जो अभी सर ने बताया कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 हो गए, 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो गए। घर में हम बुरी तरीके से हारे। ऑस्ट्रेलिया में अगर एक टेस्ट मैच को छोड़ दिया जाए, ऑलमोस्ट सब में हम लोग बहुत आराम से हारे हैं। 8 टेस्ट मैच किसी कोच के लिए बहुत मतलब वो कम नहीं होता है। और टीम जो है जिस तरीके से वो हारी है, वो लगातार मतलब ऐसे सिचुएशन से आ रही है कि आप 1 साइडेड मैच कमाए हो अधिकतर मैचेस में। जी। तो क्या लगता है कि ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और कोच जो है वो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो आ रही है उनके साथ की फेवरेटिज्म वाली चीज़, जो सोशल मीडिया के थ्रू कहे जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को वो मौका दे रहे हैं जिसमें दिखता है कि फेवरेटिज्म है। क्या कोच जो होते हैं, आपने बहुत क्रिकेट खेला है, थोड़ा बहुत उनका चलता है कि हाँ जो उनके पसंद के प्लेयर हैं या जो थोड़ी सी चीज़ जो होती है वो मिलता है क्या प्लेयर्स को इसका फ़ायदा? मुझे नहीं लगता। कोच का काम सिर्फ आपको गाइडेंस करना है, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। काम तो मेरे को लगता है जो टीम 11 जो बनती है वो कैप्टन बनाते हैं कोच के साथ हेल्प लेके। और अब यही देखिए ना, कितना टाइम हुआ है गौतम गंभीर को अभी कोच बने हुए? मेरे ख्याल से 6 महीने हुए होंगे। हाँ, 7-8 महीने। हाँ 7-8 महीने में आपने इतनी सीरीज उनके सर पे डाल दी है एक साथ ही, और नए नए प्लेयर आप खिलाए जा रहे हैं। तो एक वो प्रेशर जो मेंटेन करना होता है, कई बार होता है, अब धीरे धीरे चीज़ें होती हैं ना, इसलिए मैंने कहा कि उनको टाइम देना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि भाई नए प्लेयर भी इस टीम में बहुत सारे आपने डाले हैं जिनको एक्सपीरियंस बहुत कम है, प्रेशर टाइम पे कैसे बैटिंग करनी है, कैसे बॉलिंग डालनी है। तो कोच का काम सिर्फ बताना होता है, करना प्लेयर का काम होता है। तो वो करवाना थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा ना आपको, कि उनको भाई बताना कि कब क्या ऐसे बैटिंग करनी है। अब देखिए धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो भी आप कह रहे हैं, हारे, बिल्कुल हारे, और ठीक है, एक मैं तो इसको हारना भी एक पॉजिटिव साइन होता है कि आपको पता लगता है कि आपके अंदर कमी क्या है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप किस चीज़ पे बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनके पास एक क्लैरिटी आई है कि किसको क्या बताना है, किससे क्या करवाना है। तो अब देखिए धीरे आने वाले 4-5 महीने के अंदर और अच्छा हम करेंगे। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी है तो उसमें पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अब चैंपियंस ट्रॉफी है, अगला सवाल मेरा चैंपियंस ट्रॉफी की से ही है। 5 ऐसे बॉलर को लेके गए जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हो, जो स्पिन बॉलर्स हैं जी। और इस ट्रैक पे हमारे पास सिर्फ 3 पेसर्स हैं, उसमें तीसरा पेसर हमारे पास हार्दिक पांड्या हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक और पेसर को इस टीम में होना चाहिए? 5 हम ज़्यादा लेके नहीं चले गए स्पिनर्स? आपका क्या टेक है इसमें? नहीं, मेरा तो टेक एकदम क्लियर है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास एक तो ऑप्शन बढ़ जाते हैं। और जब आप दुबई जैसे टीम जगह पे खेलते हैं ना, तो एक टाइम के बाद इतनी गर्मी पड़ती है, वहाँ पे इतना ह्यूमट होता है कि विकेट होती है ड्राई, फिर आपके पास ऑप्शन होने चाहिए स्पिनर पे। और आपने बिल्कुल सही डिसीजन, आप हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 1-2 विकेट निकाल के देते हैं आपको, साथ में बैटिंग करके देते हैं, और स्पेशली नई बॉल से निकाल के दे रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो नई बॉल से अच्छी बॉल डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पास ऑलराउंडर के साथ एक बॉलर मिल गया है जो आपको 4-5 ओवर 6 ओवर डाल के दे देगा जब आप करवाओ, बीच में 2-3 ओवर डलवा सकते हैं। साथ में आपके पास स्पिनर हैं जो आप 3 ऑप्शन डाल सकते हैं साथ में, जो कि आपको सर्कल में भी, जैसे किसी बाहर की टीम से सर्कल में बॉल डाल सके, 2-3 ओवर 4-5 ओवर निकाल सके। तो वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो गई। ये 5 डाल के मुझे लग रहा है ये ऑप्शन इंडिया ने अपने आप बढ़ा ली है आने वाले मैचेस के लिए।
लास्ट क्वेश्चन, आपके हिसाब से टीम इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाली है? मेरे ख्याल से तो 3 स्पिनर खेलेंगे और 2 फास्ट बॉलर, साथ में हार्दिक पांड्या हैं, बाकी सारे बैट्समैन होंगे। अमित भाई, वीरेंद्र सहवाग जी से आपकी कैसी दोस्ती? बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी है। अच्छा, 2016 की बात है, जी। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेल रहे थे। जी। उस समय आप 33 साल के थे, तो कमेंट्री पैनल में 3 लोग बैठे हुए थे। वीरेंद्र सहवाग, आकाश चोपड़ा और वीवीएस लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा कि 33 की उम्र में मिशी भाई बहुत फिट नजर आ रहे हैं। तो वीरेंद्र सहवाग ने उनकी नजर लग गई ना उसी मैच में तो। फिर वीरेंद्र सहवाग ने एक बात कही, 33 साल उनकी असली उम्र क्या है तो अमित भाई को ही पता होगी। अच्छा, ये मेरी असली उम्र है। तो पर एक एज विवाद को लेकर काफी कमेंट रहता है। इसमें दिल्ली क्रिकेट से भी नीतीश राणा का हम नाम लेते हैं। नीतीश राणा पे बैन भी लगा। मनजोत कालरा एक ऐसा नाम था जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत प्रचलित, लोग उनकी ख्याति हुई उनकी पारी को लेकर। तो ये एज विवाद वाले को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ये इशू रहा है, अभी 2024 में भी एक खिलाड़ी को बैन किया गया और पिछले 2 साल से बीसीसीआई भी इस दिशा में काफी काम कर रही है कि भाई एज फ्रॉड, 2020 में कहा गया कि जो भी आपका फॉल्सिफाइड एज है आप इन्फॉर्म करें, हमें बताएं, सही एफिडेविट दें। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, अब तो काफ़ी चीज़ें बढ़ गई है ना। बोन्स के एक्सरे होते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर देखा जाता है, जाके कहाँ पे बर्थ हुआ है, सारे काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए इसमें, और थोड़ा सा बीसीसीआई को थोड़ा और इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि एक तो जेन्युइन एज का प्लेयर है, एक बड़ी एज का प्लेयर है, तो मैच नहीं होगा ना चीज़। एक का सोच थोड़ी आगे रहेगी। तो मैं ये चाहूँगा कि जो 19-20 का फ़र्क चलता है, लेकिन 19-24 का फ़र्क नहीं चलेगा। तो उसके लिए बीसीसीआई को थोड़ा सा और अवेयरनेस करनी चाहिए और जाके अच्छे स्ट्रॉन्ग कदम उठाने चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है। ये सवाल भी कमेंट्री पैनल से लेकर, मैंने कई बार आपकी बॉलिंग को लेकर एनालिसिस कई बार करते देखा, उस समय दादा एनालिसिस कर रहे थे, तो उनका हमेशा से मतलब उन्होंने 1-2 बार ये बात दोहराई है ऑन एयर ब्रॉडकास्टिंग में कि मिशी भाई की गेंद की स्पीड थोड़ी कम होती है, इस कारण से बैट्समैन बहुत आसानी से एडजस्ट कर पाते हैं। ये आपको कभी फील होता था खेलते वक्त? कभी ऐसा फीडबैक आपको मिलता था? होती होगी, लेकिन मैंने हर मैच में परफॉर्म किया है। या मैं कभी 10 ओवर में 80 रन भी नहीं दिए मैंने कभी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर है भी तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, विकेट ले रहा हूँ, आपको टाइम पे विकेट लेकर दे रहा हूँ। बल्कि आजकल तो लोग तरस रहे हैं कि स्लो बॉलर मिल जाए, है ही नहीं। अच्छा, स्लो बॉलर की बात आई तो मौजूदा सर्किट में मौजूदा प्रोफेशनल जिनको टॉप 25 खिलाड़ी जो अभी आज के डेट में, जिनमें से लगातार 11 चुने जा रहे हैं हमारे देश के लिए खेलने के लिए हर मैच में, आपको सबसे बेहतरीन स्पिन का खिलाड़ी कौन लगता है? कौन सा बैट्समैन लगता है कि नहीं इसे अच्छे से पता है कि स्पिन कैसा खेलना है? जैसे हमें वीवीएस लक्ष्मण को लेकर हम लोग बहुत आश्वस्त रहते थे कि वो अंदर आती गेंद को भी ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर पर मार सकते हैं इतना, और या फिर बॉल अगर लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो वो मिड विकेट की तरफ से ड्राइव कर सकते हैं। तो उनकी मतलब इस किस्म की पकड़ थी उनको स्पिन गेंदबाजी को खेलने में। तो आज की तारीख में कोई ऐसा बैट्समैन जिसको देखकर आपको लगता है कि नहीं, ही नोज द आर्ट ऑफ प्लेइंग स्पिन? इंडियन टीम की बात? हाँ, इंडियन टीम है, ये यहाँ इंडियन टीम की फोकस। इंडियन टीम में आई थिंक रोहित और विराट दोनों, क्योंकि मैंने दोनों को बॉल डाला है। दोनों का खेलने का तरीका अलग है, लेकिन उनको पता होता है कि मैं कौन सा शॉट किस बॉलर को कहाँ मार सकता हूँ। तो ये उनके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि जैसे कि अगर मैं बॉल डालने आया हूँ तो उनको पता है कि मुझे कहाँ मार सकते हैं वो शॉट्स, तो कोशिश वही करेंगे, ज़्यादा ओवर ट्राई नहीं करेंगे। और यही एक चीज़ है जो आजकल के नए बैट्समैनों को सीखना पड़ेगा कि कौन से बॉलर को कहाँ पे शॉट मारना है और कहाँ पे नहीं मारना है, कौन से स्पिनर्स को। अच्छा, लेग स्पिन के बारे में आपसे जानना चाह रहा था जी। हम लोग बहुत मतलब क्रिकेट आप बहुत सीरियसली देखें तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी आता है कि जितने ज़्यादा लेग स्पिनर हैं, जितने भी लेग स्पिनर जो प्रोफेशनल क्रिकेट में अच्छा काम प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका स्टॉक बॉल गुगली हो चुका है। मैक्सिमम वो गुगली ही फेंक रहे हैं। तो इस तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आप लेग स्पिनर का आर्ट था कि भाई 3 गेंद अगर मैंने लेग स्पिन कराया है तो एक गुगली से मैं चकमा दूंगा उसको कि पूरी गेंद अंदर की तरफ आएगी जी। तो ये ऐसा क्यों हो गया? ये सिर्फ T20 ही है या फिर एक एटीट्यूड ही हो गया कि रन नहीं देना चाहे विकेट मिले या ना मिले? ठीक है, T20 में तो बिल्कुल सही है, अगर लेकिन आपको और फॉर्मेट खेलने जैसे कि आपने बात करी तो आपको वो चीज़ें लानी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। आपको डोमेस्टिक में खेलना पड़ेगा, अपने कोचेस से बातें करनी पड़ेगी।
T20 में चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ आपने 4 ओवर डाले, अगर रन पड़ गए तो आप 2 ओवर डाल के निकल गए साइड में अपनी गुगली भी मार के। लेकिन आपको बड़े फॉर्मेट में खेलना है, या T20 खेलना है, सॉरी 50 ओवर का गेम खेलना है, या टेस्ट मैच खेलना है, तो आपको चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। आपको लेग स्पिन भी करानी पड़ेगी, आपको टॉप स्पिन भी डालनी है, आपको गुगली भी डालनी है, और जैसा आपने कहा कि तेज़ वाली बॉल भी डालनी है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगना पड़ेगा, आपको कोच को साथ 2-3 घंटे नेट पे बिताने पड़ेंगे, जो हम लोग करते थे। अब पता नहीं वो होता नहीं होता, लेकिन बगैर मेहनत नहीं आएगा ये चीज़। हाँ, लेकिन दिमाग में जरूर ये चीज़ आ गई है कि यार T20 है, 4 ओवर डाल के हम निकल जाएंगे। ये चीज़ अपने दिमाग से निकालो, आप सोचो कि मुझे लंबा फॉर्मेट खेलना है, ज़्यादा लंबा खेलना है, तब ये चीज़ आप अपने अंदर डाल पाओगे। मैंने जैसे स्पिन खेलने वाले बैट्समैन की बात की, अभी डोमेस्टिक सर्किट में कोई एक ऐसा स्पिनर जिसको देख के लगता है कि नहीं, अश्विन की कमी अगले 5 साल बाद ये दूर कर देगा, या अगले 2 साल बाद ही दूर कर देगा, ऐसा कोई स्पिनर जिसको देख के लगता है कि नहीं, ही इज फिट टू प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट एट हाईएस्ट लेवल? ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं तो 1-1.5 साल से मैं डोमेस्टिक भी मैं भी नहीं खेला, इंजर्ड था, तो अभी तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, ये 2-4 जो हमारे प्लेयर इंडिया के लिए पिछले 4-5 साल से खेले हैं, सबके पास टैलेंट है। जैसा कि मैंने अभी इंटरव्यू में भी बोला कि छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि अपनी टेक्निक पे ध्यान देना पड़ेगा, कौन से फॉर्मेट में मैं कौन सी टेक्निक ऐसे यूज़ करूं जिससे कि मेरी बॉलिंग में काम हो। तो वो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टेक्निक को आप छोड़ नहीं सकते। जब तक टेक्निक को हाथ में पकड़ के रहेंगे, जैसे कहते हैं ना, बैट्समैन को एक टेक्निक पे चलना पड़ता है, वो आपको रखना पड़ेगा अपने साथ वो। लेकिन हाँ, वो टेक्निक फॉर्मेट के हिसाब से चेंज होगी। आप T20 खेल रहे हैं तो चेंज होगी, टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो चेंज होगी, 50 ओवर गेम खेल रहे हैं तो चेंज होगी। आईपीएल की बात करें तो एक आईपीएल हमें नज़र आता है जो हम टीवी पे देखते हैं घर बैठकर, और दूसरा फिर हम वेब सीरीज़ या मूवीज़ में, जैसे इनसाइड एज एक सीरीज़ है, उसमें हम देखते हैं तो उसमें स्टारडम, नशा और मतलब पार्टी वार्टी ये सब नज़र आता है। तो असल में आईपीएल जो है, पर्दे के पीछे वाला आईपीएल कैसा है? ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता ऐसा। अच्छा, सब बकवास है, ये खाली आपको इंटरटेन करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। आप इंटरटेन हुए, उनको ने पैसा कमाया और अपने घर चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है, टीम का डिनर, टीम का ओनर का डिनर, वो सब चीज़ें होती हैं, अच्छे तरीके से होती हैं। और आपको लगता है कोई प्लेयर नशा करके सुबह जाके मैच खेल सकता है? प्लेयर तो क्या, मैं नॉर्मल आदमी की बात कर देता हूँ। मतलब मैच जीतने के बाद डिनर करके घर चले जाते हैं? मतलब मैच जीतने के बाद भी डिनर नहीं होता है, मैच के अगले दिन डिनर होता है, जिस दिन रेस्ट होता है। रोज़ डिनर नहीं होते। जैसे आज मैच खेले, कल का पता है पूरा दिन ऑफ है, तो उस दिन ओनर या बीसीसीआई एक डिनर रख देगी टीम बॉन्डिंग के लिए कि आप आओ, बैठो, खाओ पियो, अपना बात करो, मैच की थोड़ी बात करो, थोड़ी अपनी पर्सनल बात करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद अपना जाके सो जाओ, अगले मैच की फोकस करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करता होगा, ये टीवी में ही अच्छा लगता है बस। मिशी भाई, जनता के सवाल और हैं हमारे पास जो आए हैं सोशल मीडिया के जरिए, लोगों ने शेयर किए, उन्हें पता चला कि आप आ रहे हैं ललन टॉप में, तो पूछे हैं जी। सुनील वर्मा है, पूछ रहे हैं कि आपके मुताबिक भारतीय टीम का सबसे अच्छा कप्तान इनमें से कौन रहा है? सौरव गांगुली, MS धोनी या रोहित शर्मा? चौथा ऑप्शन नहीं दिया, 3 ही ऑप्शन दिए इन्होंने। MS क्योंकि उन्होंने 3 जिताए हैं ना। एज एन अभी देखोगे तो मतलब मैं अंडर खेलता रोहित का तो मैं बता सकता था ना कैसा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है MS धोनी ने 3 टाइटल दिलाए हैं हमें, आज से पहले किसी भी कप्तान ने नहीं कर पाया है। मुझे लगता है MS धोनी। बट हाँ, हाल फिलहाल मैं ये कहूँगा कि अभी जिस तरह का माहौल रोहित शर्मा ने बना रखा है, वो भी काबिल तारीफ़ है। जी, पाली नीति का सवाल है, आपके उस फेमस रनआउट में आपने जानबूझकर एंगल चेंज किया था या आपसे गलती से हो गया था? कौन सा वाला? ये किसी रनआउट का जिक्र तो कर रहे हैं क्या? अच्छा वो उसको छोड़ दो, वो कुछ और सिस्टम था, वो बता नहीं पाऊंगा मैं। कुछ और बात हुई थी कि भागना है, वो नहीं भागा। फिर किस मैच की बात है ये? आई थिंक हैदराबाद के लिए मैं खेल रहा था, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो कोई प्लेयर था, बड़ा नामी प्लेयर था, उसने बोला कि मुझे लगे बैट पे लगे चाहे ना लगे, तुम भाग लेना। तो भागे नहीं, शायद उनको क्या लगा, क्यों नहीं भागे पता नहीं, क्योंकि वो लास्ट ओवर ही था शायद। तो मेरे को इस बात पे गुस्सा आ गया, आपने बोला भागे नहीं, भागे नहीं, तो वो सब चीज़ हुई थी। आर जैन का सवाल है, क्या आप ऐसा समझते हैं कि आपका जो अग्रेसिव व्यवहार था ना, अग्रेशन था जो ग्राउंड पे नज़र आया था, उसकी वजह से आप भारत के लिए लंबे समय तक खेलने में असमर्थ रहे? रोड़ा बना ये? नहीं, मैं नहीं मानता, मेरे को ये उल्टा मानता हूँ कि मेरा जो अग्रेशन था उसकी वजह से मैं काफ़ी इतना लंबा 24-25 साल जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ, वो अग्रेशन की वजह से ही खेला हूँ। क्या आपको सोशल मीडिया पर ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आपने कमेंट ऑफ करके रखे? राम सिंह यादव पूछ रहे हैं।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कमेंट तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। हाँ, भेजते रहो मुझे, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, जो मर्जी भेजते रहो। पर मुझे जो कहना है मैं कहता हूँ, जो कमेंट की बात आप कर रहे हैं ना, वो लोगों ने बहुत गलत तरीके में ले लिया मुझे विराट के बारे में। मैंने को तो सिर्फ ये था कि मैंने, जितने भी लोग बोल रहे हैं कि मेहनत, आप विराट कोहली से भी जाके पूछ लीजिए कि अमित मिश्रा कितनी मेहनत करते थे। जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं ना, उनको कमेंट्स करके पूछें बोलो। और ये कमेंट्स तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ता हूँ कि कौन क्या भेज रहा है क्या है, बट जो मुझे लगा उस टाइम पे कि मेरे को सिर्फ विराट कोहली को ये कहना था कि आप मुझे बता देते कि हम आपको नहीं देख रहे इंडियन टीम में, बस मुझे। और इससे उसके बाद भी मैं 5 साल क्रिकेट खेला हूँ ना, IPL खेला हूँ, डोमेस्टिक खेला हूँ, सब कुछ खेला हूँ। और मेरे को उनसे कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है कि उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया। या विराट मेरे लिए पहले भी छोटा जैसा बच्चा भाई था, अभी भी है। और मैं तो कहता हूँ कि मैं तो कितनी जगह बोला है, आप अगर मेरे जो हम वर्ल्ड कप जीते हैं उससे पहले मैं कमेंट्री कर रहा था, उससे पहले भी उनकी फॉर्म 19-20 ही थी, उसमें भी मेरी टीम में वो थे। उसके बाद मैं कमेंट कई को वो दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, उसमें भी मैंने हालांकि उनकी खाली फाइनल में 60 रन बनाए, तो तब भी मैं बोलता था कि ये प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडियन टीम के लिए। क्योंकि आप देखिए प्रेशर टाइम पे कौन काम आया फाइनल में, विराट कोहली ने 60 रन बनाए ना, तो उसी 60 रन से हम जीते। तो मैं तो हमेशा ये बोलता रहा हूँ और बोलता रहूँगा कि इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीनियर प्लेयर्स की। क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर ये सामने खड़े भी रहते हैं तब भी एक यंग प्लेयर को ये रहता है कि मेरे पीछे कोई है, ये बंदा संभाल लेगा, मैं नहीं हूँ तो ये मुझे बताएगा, मुझे गाइड करेगा। तो इन्होंने ये चीज़ करी है। और विराट कोहली जैसे प्लेयर ने इतने लोगों को इंस्पायर करा है। मैं तो कहता हूँ अगले 5-10 साल और खेलें और इंस्पायर करें लोगों को, और बताएं कि कैसे क्रिकेट होती है, क्या खाना है, क्या पीना है। इन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है खुद। वो शिकवा गिला ख़त्म हो चुका है जो मैसेज का जवाब नहीं दिया अब? मुझे तब भी नहीं था मेरे को तब भी नहीं था। बस एक गिला ज़रूर है कि मैं ये चाहता था कि मैं इंडियन टीम में खेलते खेलते रिटायर हो जाऊं, बस वो गिला रहेगा। और ये भी मुझे पता है कि हो सकता था थोड़ा बहुत मैं और क्रिकेट इंडिया के लिए खेल सकता था, ये जरूर था मेरे मन में। एक आखिरी सवाल और है। वही रीज़न था जो मैंने ये चीज़ बोली कि मेरे को पता था मैं ज़्यादा लंबा नहीं खेलने वाला था। मेरे को ये था कि मैं, जैसे अभी भाई ने क्वेश्चन किया, 32-33 साल का मैं ऑलरेडी हो चुका था, तो मेरे को ये था कि विराट परफॉर्म अच्छी हो रही है, 1-2 साल और खेलूँगा, उसके बाद रिटायर कर दूंगा इंडियन टीम से। एक आखिरी क्वेश्चन, मेरा आखिरी सवाल जो जनता का है, वो पूछ रहे हैं कि आपकी उम्र को लेकर लोगों के मन में तमाम तरीके की शंकाएं हैं, क्या आप खुद से एक बार अपनी सही उम्र बता दीजिए? जो इंटरनेट पे सेम है, सही है एकदम। क्या है इंटरनेट पर? 41 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पिछले वीडियोस में आपने कहा था वो कि तो मजाक में बोल दिया था मैंने, कोई सीरियस बात नहीं थी, वो मजाक था, मजाक ही था वो। और यहाँ आप सच बोल रहे हैं? हाँ, आप सच बोल रहे हैं। चलिए, ये थे अमित मिश्रा। ललन टॉप की बैठकी में आपने देखा भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर्स में से एक, लंबे समय तक खेले, IPL में भी खेले और बैठकी में अपना समय दिया, और तमाम जो सवाल थे आपके उनके जवाब दिए। कैमरे के पीछे लगातार हमारे साथी राशिद, दालिश, प्रशांत और अमितेश मशक्कत कर रहे थे। मेरा नाम विपिन है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।